अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत रफीक और आप लोग देख रहे हैं 7 प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर का रियल एस्टेट इंफॉर्मेशन चैनल। आज की मेरी इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि कम्युनिटी को सर्व किया जाए। इस मकसद के लिए मैंने डिफरेंट स्टेट एजेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स का इंटरव्यू काउंट किया और एक कंपैरेटिव एनालिसिस आप लोगों के सामने पेश करूंगा ताकि आप खुद से एनालाइज कर सकें कौन सा कैंडिडेट राइट कैंडिडेट है। मैंने क्वेश्चनर को इस तरह सेट किया है कि एक जैसे सवाल इनसे पूछूं ताकि ये अपनी जॉब में डिफरेंट आंसर करें और आप लोगों तक एक कंपैरेटिव एनालिसिस इसका इजीली मिल सके और आप एनालाइज कर सकें कौन सा कैंडिडेट राइट कैंडिडेट है। आपको सारी की सारी डीलर कम्युनिटी जानती है, लेकिन मैं चाहता हूं आप अपने वर्ड्स में अपना एक ब्रीफ इंट्रो दे दें। राहत भाई, मैं मशकूर हूं आपका 7 प्रॉपर्टी में मुझे बुलाया। मैं आपका बहुत ज्यादा मशकूर हूं कि मेरी बात, मेरी आवाज मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों तक पहुंचे। मेरा तलक टोबा टेक सिंह गोजरा से 98 में मैं लाहौर आया, यूनिटी स्टेट से सफर शुरू किया रियल एस्टेट का, और बेसिक शुरू किया सर्वे से, जो आम लोगों को आजकल पता नहीं है। जो पैराशूटर्स मेरे भाई आए हैं उनको नहीं पता। हम पहले सर्वे किया, फिर सर्वे के बाद रेंट करवाया हमें काफी देर तक, फिर बंगलो पोर्शन से हाफ से पूरा घर से 2 कनाल, ये स्टेप थे सिखाने के। और यूनिटी और अस्करी स्टेट जो है वो एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में दफ्तर बना के, कुर्सियां रख के, बंदे रख के काम करने का जो कंसेप्ट दिया गया वो जनाब तारक मुनीर साहब और मेजर जवेद साहब ने दिया। तो हमने वहां से काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आज मेरा अपना दफ्तर है, मेरी फैमिली के 20 दफ्तर है और हम कर रहे हैं। तो इलेक्शन में भी जा रहे हैं। टोबा से लाहौर आ गए, लाहौर से आए मुझे 27 साल मेरे ख्याल हो गए। तो इस फील्ड में हम जितना भी नाम कमाया, काम कमाया, हम चाहते हैं कि इसने ही सब कुछ दिया है, तो अब पे बैक करने का टाइम है। अगर हमें ये इज्जत, ये पैसा, ये सब कुछ इससे कमाया तो हम कम से कम इसके लिए कुछ तो करें। मेरी फैमिली अगर 100 बंदा आज काम कर रहा है तो आने वाले वक्तों में 200 बंदा काम करेगा। वो तब भी करेगा ना कि हम इसके लिए कोई अच्छी चीजें छोड़ के जाएंगे, अच्छे लॉ छोड़ के जाएंगे, अच्छे कोई ना कोई रिस्म और रिवाज, कोई कुछ तो अच्छा कर जाए। तो हमने कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों पे होता है, फिर अल्लाह की रजा पे होता है। मेरा हर बंदे तक पहुंचना जिम्मेदारी है। अल्लाह ने उनके ज़हन बदलने हैं, ये अल्लाह का निज़ाम है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो खुदा मुझे यहां तक लाया है ना, आगे कभी कुछ सोचा होगा। जी, बहुत शुक्रिया राहत भाई। मेरा नाम ज़ीशान हसन भट्ट है और मैं इत्तेहाद मार्केटिंग का CEO। मेरी राहत भाई जो स्कूलिंग है वो कैथेड्रल से है और जो मेरा कॉलेज है वो मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद 2011 में मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी और 2011 में मैंने अपना ऑफिस बनाया था और मैंने ये काम स्टार्ट किया था। उससे पहले जो मेरा था टाइम, वो एज ए आप कह लें कि मैं सेल परचेज करता रहता था, कंस्ट्रक्शन एज ए कह लें, आप इन्वेस्टर कह लें, और अपनी घर बनाना, अपनी बिल्डिंग्स बनाना। तो ये उससे पहले था और प्रॉपर जो है वो मैं 2011 में मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया था इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ राहत साहब का कि इन्होंने जो मौका दिया और आज इनवाइट किया कि मैं बात कर सकूं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपनी पूरी कम्युनिटी को कि मैंने स्टार्ट लिया लीड स्टेट से। लीड स्टेट जो है इस इंडस्ट्री में जब मैंने स्टार्ट किया 2005 में, और अब्बास साहब मेरे उस्ताद हैं। उसके बाद जो है वो मैं चौहान स्टेट को मैंने ज्वाइन किया। चौहान स्टेट पे मेरे यूसुफ चौहान साहब मेरे उस्ताद। देन 2015 में मैंने जो है सरफराज हामिद प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद रखी और उसके साथ मेरे साथ इस सारे सफ़र में हामिद लतीफ़ जो है वो मेरे पार्टनर, वो मेरे साथ रहे। हमारा तकरीबन कोई 17 साल का जो है वो हमारी आपस में शराकत दारी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम इकट्ठे हैं और कारोबार कर रहे हैं DHA के अंदर। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इसकी थोड़ा सा मैं अगर इसे पीछे जाऊं तो मेरा आर्मी का बैकग्राउंड है। मेरे वालिद साहब जो है वो एयरफोर्स में थे, अल्लाह जनसीब करे फोत हो गए में, और सारा आर्मी का बैकग्राउंड है मेरा और PF की मेरी स्कूलिंग है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। देन जो है वो मैं रियल एस्टेट के अंदर आया और तब से ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। और अभी करंटली मैं, इन्होंने कहा कि जनरल सेक्रेटरी थे, मैं भी जनरल सेक्रेटरी हूँ।
और ये जनरल सेक्रेटरी जो है वो इस इलेक्शन, जब तक ये इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो जाता और उस वक्त तक जो है जनरल सेक्रेटरी रहेंगे और इंशाल्लाह ताला सर्व करते रहेंगे। आप डीएचए स्टेट एजेंट एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं और सदर के कैंडिडेट हैं, आप क्या समझते हैं कि एसोसिएशन किस मकसद के लिए बनाई जाती है? असल में ये एसोसिएशन जब शुरू हुई थी ना तो हम छोटे थे, छोटे मीन आपकी उम्र के थे। एसोसिएशन जिस मकसद के लिए बनाई गई उस वक्त मकसद शायद चुतरार था, उसके अलावा कुछ नहीं था। फिर वक्त के साथ साथ ये एसोसिएशन डेवलप होती गई। आज एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है। जो लोग कहते हैं ना एसोसिएशन है कुछ नहीं, लेकिन हमने उसका ट्रैक बदल दिया है। एसोसिएशन जिस मकसद के लिए बनी थी वो मकसद शुरू में कुछ और था, फिर आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट की पॉलिसियां बदलती गई। उस वक्त 7 ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, टैक्स था, सिर्फ ट्रांसफर फीस थी और कैंट बोर्ड था, कोई इशू ही नहीं थे। वक्त के साथ साथ जब इशू आए तो हम उस तरह अपने आप को डेवलप ना कर पाए, हमने अपने आप को चेंज नहीं किया। हमारा सॉफ्टवेयर वो 90 वाला ही रहा, कंप्यूटर 2024 में चला गया, तो सॉफ्टवेयर की चेंजिंग भी जरूरी थी। हमने अपने आप को इस एसोसिएशन को उस तरह किए ही नहीं। मैं एग्जांपल देता हूं, एसोसिएशन का मकसद होता है कि आपके लिए बिजनेस को प्रमोट करना, आपके इज्जत नफ्स को मजरूह होने से रोकना और आपके कैपिटल को महफूज करना। हमारी एसोसिएशन जो एक वेलफेयर के नाम से हमने दवाइयों पे लगा दी, हमने पैसे मांग के रोजों के लिए वो लगाने शुरू कर दिए। ये मतलब वो ट्रैक नहीं था। मेरी एसोसिएशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, पंजाब नहीं पाकिस्तान की। अब इसकी एसोसिएशन का नुमाइंदा कहीं पे पैसे मांगे कि हमने रोजे खुलवाने हैं, हमने शादियां करनी है, हमने दवाइयां लेनी है, मुझे समझ नहीं आता। हम अपना बिजनेस जनरेट नहीं कर पाए। हम अपना उस रोज मतलब मैं आपको बता दूं ज़मीन.com है, क्या है ज़मीन.com? ज़मीन.com की तरह हमें अपना एक पोर्टफोलियो चाहिए था, हमें एक सिस्टम चाहिए था। आज भी बनाएंगे हम, मैं इंशाल्लाह उस पर मेरी वर्किंग है। तो हमारा वो एक कमाने वाला पूत होगा, बेटा बनेगा, वही एसोसिएशन को फंड जनरेट करके देगा, उसी से हम वेलफेयर कर सकते हैं। वेलफेयर करने के लिए सबसे जरूरी पैसे हैं, मांग के वेलफेयर नहीं होती, आप पैसा जनरेट करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह ये वादा करता हूं कि हम अपनी जो पोर्टल बनाएंगे और अपना बिजनेस डीएचए से करेंगे, उन्हीं से पैसा निकाल के आपको उस लेवल पे ले जाएंगे। हमारी तो अभी बदकिस्मती ये है कि एजीएम भी किसी से करवानी पड़ती है, तो ये गलत है। जिस तरह मेरे मुल्क का पीआईए बिक रहा था, कोई और एयरलाइन ऊपर जा रही थी, स्टील मिल बिक गई और कुछ और ऊपर जा रहा था, लोहे की फैक्ट्रियां। तो इसी तरह दोस्त यार तो 8-8 करोड़ की गाड़ियां ले रहे थे और एसोसिएशन का फंड नहीं है, और फंड मांग के गुजारा वो इंसल्ट है एज ए रियल एस्टेट एजेंट और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन की। राहत भाई, बेसिकली ये हमें तो यही बताया गया कि ये फलाह महमूद के लिए बनाई गई है, मगर मेरा ये मानना है कि जिस टाइम अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं इसको चेंज करूंगा, इसको बिजनेस में कन्वर्ट करूंगा। ये हमारी बिजनेस कम्युनिटी है और इसको हमें बिजनेस से कन्वर्ट करना चाहिए। अच्छा, पहले ये बात ना बड़ा अच्छा ये पॉइंट है कि ये बात समझने की है। मैं पूरी कम्युनिटी को कहूंगा कि जरा गौर से ये बात सुने और इसके ऊपर ध्यान दें। मैं अपनी पूरी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो हमारा जो मेमोरेंडम है हमारी एसोसिएशन का, आप सब उसको भी स्टडी करें। हमारे मेमोरेंडम के मुताबिक ये कंपनी है, ये कंपनी एक्ट 2017 के तहत एक रजिस्टर्ड कंपनी है। उस कंपनी के तमाम हम मेंबर्स हैं। उन मेंबर्स के दरमियान जो है वो इलेक्शन कंडक्ट होता है। इलेक्शन कंडक्ट हो के उसके डायरेक्टर सेलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, आपके वोट से डायरेक्टर्स इलेक्ट होते हैं। देन उन डायरेक्टर्स जो है वो आपकी जो है फलाह बहबूद के लिए, इस कंपनी की बेहतरी के लिए जो जो फैसले होते हैं वो लेते हैं। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है इस कंपनी का। और इस कंपनी के जितने ये डायरेक्टर्स हैं, ये आपस में मेजॉरिटी जो फैसला करेगी वो ही इंप्लीमेंट होगा। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं शॉर्ट में आपको बता दिया। इंशाल्लाह मैं डिटेल में भी अगर कोई आपका क्वेश्चन आएगा तो मैं वो भी आपको बताता जाऊंगा कि ये काम कैसे करती है।
तो ये कंपनी का काम है कि अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना, उनके लिए बिजनेस जनरेट करना, उनके लिए वेलफेयर करना, उनकी स्पोर्ट्स को देखना, उनकी हेल्थ के लिए देखना। बेसिक इसका मकसद जो है इस कंपनी का ये है कि ये हम कहते हैं कि ये वेलफेयर है। वेलफेयर एक टॉपिक है अंदर, एक चैप्टर है अंदर। उस चैप्टर से हट के जितनी मैंने बातें की, इस पूरी कंपनी का मकसद है इस कंपनी को प्रॉफिट में लेके आना। इस एजीएम में भी मैंने आपको इसी तरह पूरी मार्केट को ब्रीफ करने की कोशिश की कि इस कंपनी को इस टाइम क्या मुश्किलात दरकार है, क्या चैलेंजेस आने वाले वक्त में होंगे, वो भी मैंने बताया। इंशाअल्लाह ताला आगे भी मैं आपको गाइड करता रहूंगा। जब भी कोई डीलर रजिस्टर होता है तो डीएचए को 60,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फी पे करता है और हर साल रिन्यूअल के लिए 25 से 30,000 पे करता है। इसके अगेंस्ट डीएचए हमें क्या देता है? असल में मुझे लगता है कि हमारा ये केस कभी लड़ाई नहीं किया अंदर, उस तरह वो एक्सप्लेन ही नहीं हुआ। क्योंकि मैंने एक दिन बात की थी तो मुझे पता चला कि वहां 1 लाख रजिस्ट्रेशन लेते हैं। मैंने कहा वो किन की लेते हैं? तो उन्होंने कहा प्रोवाइडर की, जमीन जो लैंड प्रोवाइडर है उनकी भी रजिस्ट्रेशन, उनकी लाख है तो इनकी भी लाख होना चाहिए। वो दोनों को एक ही समझ। तो ये बताएगा कौन? जब तक आपका नुमाइंदा रियल डीलर नहीं होगा, जो डीएचए का होगा, जो बेसिक जानता होगा कि वो फीस देखें। आप बहुत सी एसोसिएशंस देखेंगे, यूनियन देखेंगे, वो जो फंड जनरेट होता है उससे वो वापस पैसे मांगते हैं कि इतने % हमें दे दें, हमने भी तो अपना सिस्टम चलाना ना। तो मतलब आप बार को देखें, जब बार का बेंच से राब्ता है, बेंच जरूरी है बार के लिए और बार जरूरी है बेंच के लिए, लेकिन जब वो पैसे इकट्ठे होते हैं, कलेक्शन होती है, तो वो वापस पैसे पोर्शन आता है कि हिस्सा आता है। तो हम भी कभी मांग लें, कभी बताएं कि एसोसिएशन ये आपके पैसे नहीं, हमें भी इसका दे दे। हम इनसे कोई प्लाट ही किस्तों पे ले ले, हमें बेनिफिट मांगा ही नहीं है। देना तो बहुत दूर की बात है। हमने मुल्तान में मांगा था, उन्होंने यकीन करें 5-5 हज़ार डीलर रजिस्टर को प्लाट दे दिए थे। हम कभी इस स्टेज पे गए ही नहीं। असल में डीएचए एक बिजनेस अदारा है और इतना बड़ा अदारा है कि आप इससे बिजनेस कर सकते हैं। जब हम जाके छोटी छोटी चीजें बताते हैं ना वहां पे, कैंडी सी नहीं क्लियर, ये तो अपने काम, उनको आप बिजनेस प्रपोजल दें और पैसे कमाएं। जब आप बिजनेस पार्टनर बन के बैठेंगे ना, हम वहां पे सेलमैन बन गए और सेलमैन भी इतने कमजोर बन गए कि हमें वो जब मर्जी धक्का देना शुरू कर देते हैं। हम इंशाल्लाह इसको चेंज करेंगे और बहुत सी चीजें हैं, आइडियाज हैं, आपको हर वक्त आइडिया नजर आएंगे और मैं करके दिखा दूंगा। बहुत से दोस्त कहते हैं ये होता नहीं है, वो करने नहीं देते। मैं नहीं मानता। जिस बंदे ने सबसे पहले जहाज बनाया था ना, उसको भी लोगों ने कहा होगा जहाज तो बन गया, चांद पे जाना नहीं जा सकेगा, वो चला गया। तो जब आप शुरुआत ही नहीं करेंगे, आप अपना केस आगे पुटअप नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? मैं ये कहता हूं कि डीएचए से जो फीस हमसे वो कलेक्शन करता है, उससे कम से कम हमें एक पोर्शन वापस आना चाहिए और उस पोर्शन से हम अपनी बिल्डिंग, अपना प्लाजा, अपना मतलब कह देते हैं कि प्लाजा लेंगे, तो प्लाजा लेंगे कहां से? सोर्स भी तो लेना ना। तो सोर्स आज तक हम नहीं बना सके कि रेवेन्यू जनरेट होता रहे। हमने अपने खर्चे बढ़ा लिए, एसोसिएशन का दफ्तर बढ़ा लिया, सब कुछ कर लिया, कभी इनकम बढ़ाने का नहीं सोचा। अपना सोचा है, एसोसिएशन का नहीं सोचा। तो हम अब एसोसिएशन के लिए निकले, अपने दोस्तों के लिए निकले, बाकी जो अल्लाह को मंजूर होना वही है। बेसिकली राहत भाई, अनफॉर्चुनेटली हम पैसे तो देते हैं, एनुअली फीस भी देते हैं, उसके अगेंस्ट हमें कुछ भी नहीं मिलता। और मेरे मैनिफेस्टो में भी ये है कि जब अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो हमने डीएचए से इसके अगेंस्ट हमें अपने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, अपने क्लब्स, उसके अंदर हमें अकोमोडेट किया जाए। उसके अंदर हमारे उस पैसों के बदले हमें कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट्स, इस तरह की चीजों में हमें साथ कोटा दिया जाए या उसमें हमें इंगेज किया जाए। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो कंपनी है, फिर मैं आपको अब उसको पिछले क्वेश्चन के साथ इसको अटैच करूंगा आपके समझने के लिए। इस कंपनी का मकसद क्या है? ये कंपनी डीएचए को रिकमेंड करती है कि इस मेंबर को यहां पर रजिस्टर्ड करें। ये इसका एक बेसिक है। इस कंपनी का जितना भी कोई मेंबर है, उस मेंबर को आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं या उसकी कोई रिक्वायरमेंट है कि जी मुझे डीएचए में रजिस्टर्ड होना है, मुझे किसी और सोसाइटी में रजिस्टर्ड होना है, मुझे रूडा में रजिस्टर्ड होना है, उसको रिकमेंडेशन भेजी जाती है कि जनाब ये हमारा मेंबर है, ठीक है, इसकी हमने स्क्रूटनी कर ली है,
इसके हमने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए हैं, जो आपकी चेकलिस्ट हमने पूरी कर ली है, वो पूरी करके हम डीएचए को भेजते हैं और फिर उस रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो उस सोसाइटी में जो है वो रजिस्टर्ड होता है। दूसरी बात जो आपने की कि 65,000 जो है ना वो पे करता है, जो न्यूली रजिस्टर्ड होता है, और उसके बाद एक एनुअली रिन्यूअल फीस जो है वो हम साल पे करते हैं। बेसिकली वो रिन्यूअल जो फीस है वो जो भी कंपनी में मेंबर रजिस्टर्ड होने जाता है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो अपने एसओपीज देखते हैं, वो अपने एसओपीज के तहत फैसला करते हैं कि जी हमने इसको बढ़ाना है, कम करना है। हाँ, उसके अंदर हम अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है। किस हद तक असरअंदाज होती है, कितनी मानी जाती है, कितनी नहीं मानी जाती है, ये चीज सारी जो है वो डिपेंड करती है कि आपकी लीडरशिप उसको किस तरह से प्रेजेंट करती है, ठीक। और जिस तरह से वो आपकी लीडरशिप उसको प्रेजेंट करेगी, उसका उसी तरह से उसका फीडबैक आएगा और उसका उसी तरह से उसको हमारी जो जितने भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको उसका फायदा होगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस तरह से अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं और उस जिस तरह का आप केस लेके जाएंगे, जो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स लेके जाएंगे और उनके ऊपर किस तरह का केस फाइट करेंगे, देन उसका आपको उसी तरह से रिजल्ट मिलेगा। होप कि आपको जो है मेरे आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इलेक्शन जीतने के बाद अपने रियल्टर को कैसे इज्जत दिलवाएंगे? देखें, इज्जत जो चीज है ना, ये हम जब छोटे से तब से है कि डीएचए में इज्जत नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले वहां गया तो वैसे ही एक ऑफिसर से पूछा तो उन्होंने कहा 27-28 सालों में आपकी कब इंसल्ट हुई? तो फिर मुझे भी लगा कि कहीं हो सकता है कुछ चीजें गलत हैं। एसओपी बन सकते हैं, बनाने चाहिए और बनाएंगे। मतलब अगर पेंसिल की वजह से कोई इशू होता है तो एसओपी बना दे के पेंसिल होनी चाहिए और हम पेंसिल लेके जाएंगे। उनकी तरफ से भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो चीज अंदर बंदा बैठा है, जो अफसर बैठा है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर है। हमारा मकसद भी ट्रांसफर है, तो हमें वो यूज करें कि ट्रांसफर कैसे बढ़ानी है और हम उनको बताएं कि इस तरह बढ़नी है। हम किसी और ट्रैक पे चले जाते हैं। वहां पे बैठे हुए जो हमारे ऑफिसर्स हैं, शायद वो ज्यादा अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए। इज्जत इंशाल्लाह होगी और इज्जत कभी ये नहीं हो सकता कि मांगने से इज्जत मिल जाती है। इज्जत लेनी पड़ती है और इज्जत के लिए आपको अपना किरदार भी ठीक करना पड़ता है। दोनों एंड पे जो हमारी गलतियां हम मानेंगे और अगले वाले को इंशाल्लाह हम बताएंगे भी और समझाएंगे भी और कन्विंस भी कर लेंगे। ये हो नहीं सकता कि रियल एस्टेट में अरबों की डील करने वाला बंदा डीएचए में जाए और एक गार्ड से डिस्टर्ब हो जाए। ये इंशाल्लाह नहीं होगा। हम बात करेंगे और ये बात है इतनी, वो भी अफसर बैठे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, एक सर्व करते हैं। वो भी इसलिए नहीं बैठे हुए कि हर वक्त सोटी लाके बैठे रहे कि तो लड़ना ही लड़ना है। वो भी काम करने के लिए बैठे हुए हैं और काम दोनों का एक है कि ट्रांसफर बढ़ानी है, लेकिन उस पर कभी फोकस नहीं हुआ। तो इज्जत से लेके हर चीज पे पूरी नजर है और मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो टीम है जिसको आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि हर बंदा डीएचए में पूरी तरह। मेरा अरशद मिल्लत वाला मेरा भाई है, तो आप अभी भी उसको काम करें, वो डीएचए में कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी हल कर लेगा। ये जरूरी नहीं है कि वो एसोसिएशन का सदर बनेगा, नायब सदर बनेगा तब करेगा। असल में कुछ प्रॉब्लम हमारी है, कुछ उधर से है। तो कभी मीटिंग ही नहीं हुई, कभी मिले ही नहीं, कभी डिस्कस ही नहीं हुई, तो कैसे हल होगा? क्योंकि जिन्होंने मिलना था, जिन्होंने डिस्कस करनी थी, उन्होंने रायवेंड का रोड पकड़ लिया, उन्होंने शादरा की सोसाइटियां पकड़ ली। उन्होंने मैंने उस दिन भी कहा था कि इनकी ट्रांसफर तो चेक करें यार, जितने भी बंदे लड़ते हैं। लेकिन अगर वो डीएचए में ट्रांसफर ही नहीं करवाते, उनको क्या पता क्या मसले हैं। जब मैं ट्रांसफर करवाने जाऊंगा, मुझे पता लगेगा, तो फिर ही कोई बात होगी ना। तो जो बंदा रियल में काम कर रहा है डीएचए का, ये इलेक्शन है डीएचए का, याद रखिएगा। ये आज लाहौर का इलेक्शन नहीं है। जिसने शादरे में काम करना है वो शादरा का इलेक्शन लड़े, जिसने इत्तेफाक फाउंड्री का करना है वो इत्तेफाक फाउंड्री का करे, जिसने कहीं और करना है। लेकिन हम डीएचए का काम करेंगे, डीएचए का काम कर रहे हैं। बाहर की रियल एस्टेट को बेचना गलत नहीं है। रियल एस्टेट का मतलब है जो भी आए बेचना है, लेकिन उसको बेचने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। हम एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से इसको एक मैकेनिज्म बना के दिखाएंगे और फिर पैसा भी आएगा, वहां से इज्जत भी आएगी। और मेरे किसी रियल एस्टेट के किसी भी भाई के पैसे जिस सेक्टर में फंसे होंगे उसका काम हम नहीं करेंगे। ये मेरा वादा है पूरी कम्युनिटी से कि जिस बंदे ने
जिस डेवलपर ने एसोसिएशन के पैसे फंसाए, मेरे दोस्तों के पैसे फंसाए हुए, जब तक वो क्लियर नहीं करेगा हम उसका नाम नहीं लेंगे। वो करे जिधर करना है काम, प्राइवेट करते हैं, एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से उसको रोका जाएगा, उसके सामने खड़े हुआ जाएगा। और इंशाल्लाह वो भी कारोबारी लोग हैं, वो भी ये समझते हुए, मुझे नहीं लगता कि एवं एसोसिएशन से पंगे शुरू कर दें, लेकिन जब हम खुद बेचना निकल पड़ेंगे ना लोगों को, फिर हमारी कोई नहीं सुनेगा। तो मैं इंशाल्लाह वादा करता हूं कि ये चेंज जरूर आएगी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमारे रियल्टर्स की पहले ही बहुत इज्जत है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे रियल्टर्स की इज्जत नहीं है। माशाल्लाह सब काबिल एहतराम है और इज्जतदार है। इश्यूज है जिसकी वजह से हम ये फील करते हैं कि डीएचए में हमारे रिस्पेक्ट नहीं है, वो इश्यूज सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से है जो हमारे डीएचए के साथ नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला वो कम्युनिकेशन गैप खत्म करेंगे और जो रियल्टर्स के साथ अंदर कह लें कि डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाती है उसको खत्म करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा अहम है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि रिस्पेक्ट का इशू है। पहले तो मैं डीएचए की बात नहीं करता, मैं एक कॉमन सी बात करता हूं। मैं आपके पास आया हूं, ठीक है, आप जो है वो मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो मेरा फर्ज बनेगा मैं आपको रिस्पेक्ट दूं, ठीक। ये रिस्पेक्ट जो है वो गिव एंड टेक है। गिव एंड टेक कैसे है कि मैं जो कमिटमेंट आपसे कर रहा हूं, ठीक है, क्या मैं वो पूरी कर रहा हूं। इस ऑफिस में आया हूं, मैं आपसे डील लेने आया हूं, मैंने आपसे डील किया, क्या मैंने वो फुलफिल उसके तमाम चीजें पूरी की हैं, ठीक है। देन आप मुझे अगर प्रोफेशनल जानेंगे तो मेरी इज्जत करेंगे। आप सिर्फ मेरे चेहरे पे, ठीक है, आप मेरी इज्जत नहीं करेंगे, आप मेरे किरदार से मेरी इज्जत करेंगे। तो ये बात समझने की है। जो डीएचए में रिस्पेक्ट का इशू है, बात की भाई ने कि जो है वो प्रेसिडेंट बनने के बाद इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है वो मैं अपने एंड पे काम करूंगा। अपनी कम्युनिटी के लिए ट्रेनिंग सेशंस रखेंगे, उनको ट्रेन करेंगे कि लो हमने अपना काम पूरा कर लिया है। देन फिर हम आगे से डिमांड करेंगे कि ले जी हमने अपना काम पूरा किया है, अब हम आपके अदारे के लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए फ्री लांसर हम लोग जो है वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पाकिस्तानी है उसको पहुंचाते हैं। एक कॉल के ऊपर आज कोई प्रोजेक्ट डीएचए के अंदर आता है तो शाम तक हर रियल्टर उस तक सोता नहीं है जब तक उस प्रोजेक्ट को पाके पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद है उस तक वो पहुंचा नहीं देता। तो जब हम ये कुछ उनके लिए कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम उनको रियलाइज करवाएंगे कि अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो ये रिस्पेक्ट जो हमारा हक बनता है, इंशाअल्लाह हम वो भी इंशाअल्लाह उनसे जरूर। खुदा न ख्वास्ता अगर आप हार जाते हैं तो क्या आप जीतने वाली एसोसिएशन के साथ खड़े होंगे? मैं सबसे पहले ये आपसे वादा करता हूं, रिजल्ट कोई भी निकले, देखें रिजल्ट अल्लाह मियां ने देना। अगर मुझे इज्जत दी तो, अगर दोस्तों को दी तो हम एसोसिएशन के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए तैयार है, हम उसका साथ देने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर एसोसिएशन कोई एक अच्छा काम करेगी तो हम सब के लिए होगा, वो मैं करूं या कोई करे। हम इलेक्शन में आए क्यों हैं? फिर आए तो इसलिए कि हुआ कुछ नहीं, या उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, हमें लगा कि नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कि पिछलों ने कुछ नहीं किया, हम तो ये बताएंगे हमने क्या करना है। तो उनके पास जितने कुलिये थे, जितने फार्मूले थे, कोई एक बार जीता, कोई 2 बार जीता, कोई 3 बार जीता, उन्होंने वो अप्लाई कर लिए। लोगों को लगा कि शायद, हमें लगा शायद, दोस्तों को भी लगा कि ये सही नहीं हुआ, तो हम आ गए। तो अब जिस बंदे से 9 सालों में कोई फार्मूला नहीं लगा, जिससे 6 सालों में कोई नहीं नया काम कर रहे, वही डिस्पेंसरी से 10% और वो मेरी और वो आपकी नहीं, डोमेन ही नहीं है डिस्पेंसरियों से लेना। वो तो 20 एनजीओ बैठी हुई है मेरे भाई। मेरी एसोसिएशन आप कहते पाकिस्तान की बड़ी है, पंजाब की बड़ी है, तो कर क्या रहे हैं? 10% ले दें। 10% में मुझे आज तक कोई चीफ एग्जेक्टिव बता दें को 10% पे गया हो लेने दवाई। सर डीलर है, ये डीलर की कम्युनिटी है, ये परचून वाले नहीं है, ये थोक वाले हैं। आते भी लाखों हैं, जाते भी लाखों। इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे ये चेंज जो है ना। हम अपनी इस नफ्स की तो मतलब मुझे नहीं समझ आती, जब हम पैसे मांगते कि 10 लाख रुपए दे दे, मैं आपके फंक्शन में आता हूं, करने क्या है जी? मैंने अपने बीमार दोस्तों को दवाई लेके देनी है या मैंने कोई फंक्शन करना है, तो मेरे भाई एसोसिएशन नहीं रहती।
नाम नहीं रहता। ये एसोसिएशन का काम नहीं है। हम खुद बिजनेस करेंगे, एसोसिएशन को अमीर करेंगे, और वो फंड अगर कोई देगा तो हमारी सेल्स स्किल का देगा, मांगने से नहीं देगा। कोई भी प्राइवेट डेवलपर बगैर एनओसी के, बगैर जमीन के, बगैर लेआउट प्लान के, किसी भी चीज के, हम उसको ओन ही नहीं करेंगे। अगर ओन करेंगे तो तब हम एक स्पेसिफिक फीस भी लेंगे जो मेरी एसोसिएशन के अकाउंट में आएगी, कि फिर हम आपको ओन करते हैं। कोई बेचे ना बेचे, मेरी एसोसिएशन को आने का फायदा होगा। अब मुझे मिले कुछ ना, आपको फायदा ना हो, तो मैं शायद ले जा क्यों फीता काटने जाऊं? 10,000 का पेट्रोल लगा के, डीजल लगा के क्यों जाऊंगा? नहीं जाएंगे हम डीएचए की एसोसिएशन है, डीएचए में काम करेंगे। बाहर का वो काम करेंगे जो ऑन ग्राउंड होगा, पक्का होगा, और जिसमें मुझे भी पैसे आएंगे, मेरी एसोसिएशन को आएंगे, मेरे दोस्तों को आएंगे, अदरवाइज काम नहीं होगा। देखिए राहत भाई, ये कम्युनिटी मेरी है, मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूं। जो कोई भी अल्लाह ताला जिसको भी जीत देता है, जो अच्छा काम करेगा ज़ीशान बट सबसे पहले उसके काम की तारीफ भी करेगा और उसके साथ खड़ा भी होगा। और जो कोई इस कम्युनिटी के लिए गलत चीज करेगा, सबसे पहले मैं कंडेम करूंगा उसको, और उसको जिस हद तक हो सकेगा उस काम को रोकूंगा। यस, क्यों नहीं। देखें, ये एक इलेक्शन है। मेरा ब्रेड एंड बटर जो है ये रियल एस्टेट है। आप सब जानते हैं कि मुझे 20 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए। अगर मेरा ब्रेड एंड बटर ये है तो 3 साल का टेन्योर तो अभी खत्म होने जा रहा है, आगे 2 साल का टेन्योर है। देन फिर अगर मैं कहूंगा जी मैंने अगला इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करना है, अगर मैं वो हार देता हूं, तो फिर रहना तो मैंने इस इंडस्ट्री में है। मुझे मेरा फ्यूचर इस इंडस्ट्री के अंदर है, मेरे बच्चों का फ्यूचर मैं इस इंडस्ट्री में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री में आने वाला हर इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बच्चों को अपनी जो है ना अपनी इंडस्ट्री हैंडओवर करता है। क्या इस इंडस्ट्री में काम करने वाले दोस्त जो आज पैसा कमा लेते हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं? मेरा ये ख्वाब है, मेरी ये सोच है कि इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ ऐसा निजाम के अंदर चेंज लाऊं, उसको रिस्पेक्ट इतनी लेके आऊं कि मेरी औलाद, मेरा बच्चा, एक आने वाला जो है वो न्यूली रजिस्टर्ड बंदा, वो फख्र करे इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना। तो ये काम मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए करना है, मैंने अपने बच्चों के लिए करना है, मैंने अपनी नए आने वाले बंदों के लिए इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर चेंज लाना है, इसके अंदर रिस्पेक्ट डालनी है, इसके अंदर इस तरह के मौके पैदा करने हैं ताकि वो कहें कि इससे बेहतरीन काम कोई नहीं है। इस कंपनी में, डीएचए स्टेट एजेंट एसोसिएशन की इस कंपनी के अंदर काम करने वाला फख्र महसूस करे इंशाअल्लाह ताला। डेटा माफिया इस वक्त कम्युनिटी का बहुत बड़ा मसला है। ये एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो आपने इसको कंट्रोल करने के लिए कोई प्लानिंग की हो? देखिए, रिज्क बन जाना मल्ला है। बहुत सी चीजें अल्लाह ने बंदे को भी दी हैं कि तेरे इख्तियार में, बाकी अल्लाह ने अपने दी, जिनमें रिज्क सबसे पहले तो हमारा अकीदा है कि वो छीन कोई नहीं सकता। दूसरा ये कि उसकी हिफाजत भी करनी है। मतलब हम कहें कि छीन कोई नहीं सकता तो सड़क पे रख देंगे, दे जाओ। डेटे का जो माफिया है ना सर, वो बहुत गलत है। इसमें 2 फैक्टर हैं, एक इधर से एक उधर से। इधर वाले को रोकने के लिए उधर वालों को भी स्टैंड बाय करना पड़ेगा। तो डीएचए से बात की जा सकती है कि मेरी प्राइवेट चीज है, मेरी प्राइवेट जगह है, मेरा प्राइवेट नंबर है, ये क्यों जा रहा है बाहर? तो कहीं ना कहीं वो अगर कहा जाए तो शायद रोका भी जाए। और दूसरा ये कि डीलर्स को अगर सख्ती कर दी जाए कि अगर किसी ने किया तो इसका ये इंजाम होगा, तो जब उसका इंजाम होगा तो वो अंदर वाला बंदा भी पकड़ा देगा कि मुझे इसने किया, तो शायद ये बेहतर हो जाए। हम इस पे काम करेंगे, दोस्तों की मुशावरे से कर लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि डेटा से डील होती है कि हम करते नहीं है डेटा से। तो अगर ये डिस्टर्ब होते हैं लोग तो फिर ये शोर हो रहा होता ना। एक बंदा 6 महीने में मेहनत कर करके डील करीब करता है, कोई इसमें डेटा मार लेता है। तो मेरा ख्याल है ये गलत है और बहुत ज्यादा गलत है। इसको रोकना चाहिए। प्राइवेट अगर एक बंदा अपना नंबर खुद किसी को देता है रोके, अब मेरा नंबर मार्केट में जाए तो ये ज्यादती है। और वो जिस सोर्स से भी जाए, असल में हम रुक जाते हैं। अगर मेरा नंबर गया तो मैं डीएचए में जाके क्लेम करूं, मैं वहां पे कोई दरखास्त दूं कि मेरा ये नंबर कैसे गया, तो फिर हम वहां तक नहीं जाते, हम आपस में लड़ाई शड़ाई करके ना रोके जाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि अगर कोई क्लेम करे तो उसको हम कहें कि तू एप्लीकेशन दे,
कि ये मेरा नंबर कैसे बाहर गया, तो फिर वो शुरू होगा ना, डीलर भी आएगा लाइन में और अंदर से भी कोई बंदा आ जाएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं खराबी हो, लेकिन ये सारी चीजें हल तलब है, कोई ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत बड़े इशू हैं। देखें, ये नो डाउट ये बहुत देर से ये चीजें चल रही हैं, मैं इसको अच्छा नहीं समझता, ये बिजनेस के एथिक्स के भी खिलाफ है। मैं अल्लाह ताला इज्जत देता है तो इसके ऊपर भरपूर एक्शन लूंगा। अगर कोई भी विद प्रूफ हमारे पास चीज आती है हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। यस, ये डाटा माफिया जो है, पहले तो मैं अपनी पूरी कम्युनिटी को आज मौका मिला है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें तवक्कल करना है अल्लाह की ज़ात पे। उसका वादा है रिस्क का, तो हमें हमारी जो दोस्त, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि जो हम होशियारियाँ चालाकियाँ, ठीक है, ये डाटा जो है बेसिकली ये चीज़ें हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा हमें अल्लाह पे तवक्कल करें। मेरे अल्लाह का जो है वादा है इसके मैं रिस्क पहुँचाऊँगा, पत्थर में मौजूद जो कीड़ा है उसको भी मैं रिस्क पहुँचाऊँगा। हमारा रिस्क इंशाल्लाह पहुँचेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले तो आप अपने भाई, अपने रियल्टर का, अपने इस कंपनी के मेंबर का हक का ख्याल करें, ताकि कल को कोई आपके साथ ये नाकाम ना करे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसके लिए एक्शंस क्या लेने चाहिए। मैंने जो है वो कोशिश की है कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम तमाम रियल्टर से एक एफिडेविट साइन कराएंगे, एक एफिडेविट साइन कराएंगे कि अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेन आती है कि किसी भाई ने किसी प्लॉट का डाटा, जो जिसे डाटा कहते हैं, यूज किया है या जो भी किया है, अगर डाटा यूज करते हुए पाया गया तो उसको हम आर्बिट्रेशन में रेफर करेंगे। आर्बिट्रेशन उसकी रिकवरी भी कराएगी और उसकी रिकवरी के साथ साथ उसके लिए कोई ना कोई सजा भी हम जो है वो रखेंगे। उसमें हम उसको सस्पेंड कर सकते हैं। देन सस्पेंड करने के बाद अगर दोबारा जो है वो उनके खिलाफ कंप्लेन आती है तो उनको जो है वो हम ब्लैक लिस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। ब्लैक लिस्ट हमारी आखिरी ऑप्शन होगी, लेकिन उससे पहले हम उनको सस्पेंड, ठीक है, या हम ये भी कर सकते हैं कि हम पूरी मार्केट के अंदर उस बंदे का नोटिफिकेशन चला दें कि ये बंदा जो है वो बार बार हमारे बताने के बावजूद उसने मार्केट के अंदर जो है वो हमारे भाइयों का हक खाया है, उन पे हमला करने की कोशिश की है, ठीक है। तो उसका वो एक एफिडेविट हम उसका सर्कुलर कर देंगे पूरी मार्केट में कि इस साहब के साथ काम ना किया जाए। वो चाहे मैं ही क्यों ना हो, वो चाहे मेरे ऑफिस का कोई लड़का क्यों ना हो, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जो है मैं कानून बनवाऊंगा और इसको रोकने के लिए आखिरी हद तक इंशाल्लाह जाएंगे। ट्रांजैक्शंस के अंदर मोस्टली डीलर मार्जिन क्रिएट करते हैं, क्या ये मार्जिन जायज है? देखें, मार्जिन की शेप है, ये मुल्तान में भी आया था। मैं मुल्तान के जो ये साहब थे हमारे साथ, तो उन्होंने पूछा था ये क्या है, क्योंकि एसोसिएशन नई नई बनी थी तो हम भी गए थे। अब मैं डील कर रहा हूं, आप ब्रिज हैं, भाई ले रहा है, अब आपके आगे भी एक बंदा बैठा है जो ब्रिज का रोल दे रहा है, मैंने कमीशन ले ली, उसने, तो आप किधर गए? तो हमने उनको कहा था कि 4-5 लाख रुपए अगर एक डील में मुल्तान की में होता है तो ये मतलब इसको कबूल करना चाहिए, क्योंकि ये मार्जिन इसको आप उस तरह नहीं कह सकते, और फिर हम क्लाइंट को बता देते हैं। लेकिन लाहौर में ये है कि प्राइस से आता है, मार्जिन का वो रेशो भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमें कमीशन ज्यादा मिल जाए और कमीशन 2% हमारी एग्जैक्ट हो जाए और उसका कोई फार्मूला तय हो जाए तो शायद हम एडजस्ट हो जाए सारे। असल में इसमें भी मार्जिन में भी दो चीजें आपको ज़हन में रखनी पड़ेंगी। एक है आप बयाना करके करते हैं, तो आपने एक प्लॉट बयाना दिया 50 लाख करोड़, आपको राइट है बेचने का, फिर आप उसको मार्जिन नहीं कहेंगे। मार्जिन तब होगा जब आपने किसी की आंखें बंद हैं, उसने आप पे इतबार किया और आपने उसको, तो वो गलत है। तो क्या समझते हैं? देखिए राहत भाई, इतनी बड़ी मार्केट है हमारी, जरूरी नहीं है कि सेलर परचेजर हर एक के पास हो। यहाँ पे ना आप देखें कि एक डील के अंदर 4-4, 5-5 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, रियल्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उन्होंने भी अपने वर्किंग की बिना के ऊपर
वो अपनी वर्किंग उनकी इतनी अच्छी होती है, उनको पता होता है कि कौन सा प्लॉट किसके पास पड़ा हुआ है और वो आगे अपने किसी रियल्टर को देते हैं। तो अगर उसमें वो अपना कोई शेयर रख ले तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुरी बात है। अच्छा, ये देखें, ये एक ना एक सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि इसमें कुछ ना बात समझने की है। हमारी मार्केट के अंदर जो प्रैक्टिस है, बिजनेस जो है वो किस तरह हो रहा है, हम इसको मार्जिन बोलते हैं, हम इसको टोका बोलते हैं। बेसिकली वो कौन रखता है? वो रखता है मिडल मैन। हर इंडस्ट्री के अंदर मिडल मैन मौजूद है। आप राइस इंडस्ट्री में चले जाएं, ठीक है, आप गाड़ियों में का बिजनेस है, आप उसमें चले जाएं, आप जो सी मर्जी इंडस्ट्री उठा के देख लें, डिस्ट्रीब्यूशन का एक पूरा मॉडल है। अब हर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो दरमियान में जो कट रखता है, कि आप क्या उसको टोका कहेंगे, ठीक है, आप उसको क्या नाम देंगे? ये बात जरा समझने की है। बेसिकली आप जिस एंगल से कह रहे हो, मैं समझ रहा हूं, वो एंगल भी आपका ठीक है, लेकिन इसका एक और एंगल भी है। एक प्रॉपर्टी है, आप मेरे पास है, मैं सेलर हूं, आप परचेजर हैं, ठीक है, लेकिन मैं और आप मिल ही नहीं पा रहे। हमारे दरमियान मौजूद कोई शख्स, ठीक है, हमें आपस में मिलवाता है, जो कि मिडल मैन कहलवाता है। अब उस मिडल मैन को हम दोनों ने एडजस्ट करना है, सेटल करना है। वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकता है, वो तीन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे इस तरह से काम चल रहा है हमारी मार्केट में। सारी मार्केट जानती है प्रैक्टिस को, ठीक है। ये बात मैंने डीएचए में भी की है बारहा। इसके ऊपर बहुत काम होने की जरूरत है। हाँ, कोई एसओपी इस तरह का गवर्नमेंट के हवाले से आ जाए, बेसिकली हमें जो है ना वो करने की क्या जरूरत है, मैं उसके ऊपर लेके आता हूं। जिस तरह से पूरी दुनिया में इस टाइम हो रहा है, हमारी डीएचए, हमारी जो इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, इसको अभी तक हम इंडस्ट्री बोलते हैं, इंडस्ट्री का दर्जा मिला ही नहीं है। जब कोई इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा, देन उसके एसओपीज बनेंगे। जब उसके एसओपीज बनेंगे, देन उसके ऊपर जो है वो एक सिलसिला, हमारी कमीशन भी सिक्योर होगी, ठीक। अब वो कमीशन जब सिक्योर किस तरह होगी कि हम जो है वो गवर्नमेंट से कहें कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, इसके एसओपीज बने, इसके कानून बने, उस कानून के तहत हमारी कमीशन को सिक्योर किया जाए। अब जब हमारी कमीशन को सिक्योर किया जाएगा, जैसे कि एफबीआर का नोटिफिकेशन आता है डीएचए को कि जी 3% लेना है जी आपने एडवांस टैक्स, 3% लेना है जी आपने गेन टैक्स, ठीक है, आपने 7 ही चार्ज करना है, आपने और जो टैक्सेस चार्ज करने हैं, उसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट भेजती है वहां पे। इसी तरह एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आए कि इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी कमीशन चार्ज की जाएगी। आप जब फाइल सबमिट कराएं तो ट्रांसफर के साथ आपका कमीशन का वोचर भी साथ होना चाहिए, पे ऑर्डर साथ होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन लाने के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये विजन है इंशाल्लाह ताला कि गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करके हम उनसे कहेंगे कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे के इसके एसओपीज बनाएं, और डीएचए को देन वहां से जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर हम अपनी कमीशन जो है वो 2%, हम 2% चार्ज करें, बायर को भी 2% दे, सेलर भी 2% दे। हमें तो डीएचए जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बायर सेलर को वो इनवाइट करें, उनको टाइम दें, वो वहां पे जाए, हमारी 4% कमीशन हो। मेरे और राहत साहब के दरमियान जितने भी मेरे मिडल मैन हैं, उन दोनों को हम एडजस्ट करें, उनको दरमियान को हम अपनी कमीशन में एडजस्ट करें, और स्मूथली जो कमीशन है वो हमारे अकाउंट्स के अंदर, मेरे कंपनी अकाउंट के अंदर आए, 7 प्रॉपर्टीज के अकाउंट में जाए, और सरफराज हामिद प्रॉपर्टीज के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो, और उसमें टैक्स भी कटे, और वो पैसे वाइट भी हों। ये इंशाल्लाह ताला हम इनसे कहेंगे कि इसमें गवर्नमेंट का फायदा भी है, इसमें हमारा फायदा भी है। और ये 2% को इंप्लीमेंट करने के लिए एक रोड मैप है। बहुत से दोस्त जो है वो अपनी अपनी बात करते हैं कि जनाबे वाली हमारी ट्रांसफर फाइल के साथ हमारा 2% का पे ऑर्डर आए, डीएचए को इंप्लीमेंट करे। ये लास्ट ऑप्शन है। डीएचए को एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बात करके ये कहना कि सर इसको इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि आपका ये टोका या जो भी आप उसको मार्जिन कह रहे हैं वो खत्म हो। तो 2% कमीशन हमें बायर और सेलर से इंश्योर की जाए, देन हम इसको करें। और जो इसको सॉलिड करने के लिए इसको हम इंडस्ट्री डिक्लेयर करें, और वहां से ये सारा जो है इस तरह एक प्रोसेस के जरिए जो है वो नीचे आए। तो ये मेरा विजन है, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर काम करें। हमारे कम्युनिटी के डीलर्स के बहुत से मसाइल हैं, इनमें से एक बहुत बड़ा मसला हमारी कमीशन का है। तो आपने कोई प्लानिंग की हो कि किस तरह से आप इस कमीशन को सिक्योर करेंगे? जो कमीशन है ना सर, एक तो हम मांगते नहीं है, सीधी सी बात है। मतलब मैंने 27-28 साल हो गए काम करते हुए। जब आप किसी के पास भी जाते हैं तो बार बार अपनी चीज का तकाजा करते रहते हैं।
तो जो असल डीलर था ना, मैंने बहुत से दोस्तों को जानता हूँ, वो जब कहते ना सर पेपर लेके आना सर, साथ मेरी कमीशन भी लेते हैं सर वो फलाना चीज, सर वो मेरे पैसे भी लाए, बार बार उनको याद हो कि हमने कुछ किया है और सर्विस दी है। जब डील हो जाती है, डील के बाद वो सोचते हैं इसने किया क्या है, एक पेंसिल, एक कागज, एक गाड़ी पे आया और कुछ भी नहीं किया। कमीशन के लिए सख्ती होनी चाहिए, और एक स्पेशल जिसकी कमीशन मेरे सर, उसके लिए एसोसिएशन भी स्टैंड ले रही है, डीएचए भी लेता है कि ये डीलर की कमीशन, लेटर भी रुक जाते हैं, लेकिन वो तयन नहीं है। असल चीज है कि कमीशन कितनी हो, किस तरह तयन करें, तो इसमें बहुत सी प्रॉब्लम है। ये बैठ के इसकी कमेटी बन सकती है, डिस्कस हो सकती है। मेरी नजर में एसोसिएशन को कमीशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट को भी हमने कहा था जब गए थे, अब वफाक में भी 2016 में जब हकदार से मिले थे, कि अगर आप कमीशन को कर देते हैं, देखें ना, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम डील कर रहे होते हैं एफबीआर वैल्यू पे और रेट कोई और होता है। मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि देखिए ये अस्करी है, साथ ही ये अस्करी जो 11 है, तो वहां जब ट्रांसफर होती है तो वहां उसका साथ कमीशन का भी पड़ा होता है। तो इस तरह का कोई अगर मैकेनिज्म बन जाए, डीएचए हमें फेवर दे कि चलो जहां स्टैंप हम लगाते हैं इस तरह करके साइन करते हैं तो नीचे लिखा होगा डीलर क्लियर, चलो क्लियर की स्टैंप लग जाए, तो कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिसमें डीएचए भी हमें फेवर दे कि हमारी कमीशन ना मरे, और हो कितनी, फिर मार्जिन नहीं आएगा। मार्जिन तब भी आता है जब 6 डीलर होते हैं, लाख रुपया आ रहा है तो 12-12 हजार बनता है, या 20-20 हजार बनता है, 18-18 हजार, तो वो कहते हैं यार फिर 2 लाख कर लो, तो वो फिर गलत हो जाता है। मार्जिन बयाने के बाद आपका राइट है, उसके बगैर मेरा ख्याल गलत है। मैं ये कहूंगा कि जब भी आप कोई डील मैच्योर करते हैं, आपको अपने जो लेटर हेड पे है उस पे सेलर हो या परचेजर हो आपके पास, उससे आप साइन लें, उस पे 2% कमीशन लिखें, उससे विद प्रूफ अपने पास डॉक्यूमेंट रखें, ताकि अगर आपकी कमीशन में वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो एसोसिएशन आपके साथ लीगली और मॉरली दोनों खड़ी होगी। किया ना कि बेसिकली अपनी कमीशन को सिक्योर करने के लिए हमें इसको इंडस्ट्री का दर्जा देना है, ये एक स्टेप है। जरा राहत भाई इसको जरा समझिएगा, मैं अपनी पूरी कम्युनिटी से भी कहूंगा कि आप जरा बात को समझें। हम चाह रहे हैं कि हमारा पे ऑर्डर बने। अब आप मुझे एक बात बताएं कि पे ऑर्डर किस चीज का बनेगा? वो एक वाइट मनी है आपकी ना, किसी के अकाउंट के अंदर से पे ऑर्डर बन रहा है, ठीक है, आपकी कमीशन का पे ऑर्डर बन रहा है, उसने बताना है अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर कि जी मैंने ये 2% कमीशन दी है, ठीक है। अब वो 2% कमीशन उसने दी है तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक पूरी पॉलिसी बन के आई होगी तो वो जस्टिफाई हो जाएगा। अगर हम जो है वो इसी तरह जब तक कोई पॉलिसी नहीं बना पाएंगे सॉलिड इसको करने के लिए, हमें गवर्नमेंट से इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर करवाना है। देन इस प्रोसेस के जरिए हमने इसको तमाम अदारे, ये सिर्फ डीएचए नहीं, हम लोकल लैंड बेचते हैं, ठीक है, हमने हर जगह पे सब रजिस्ट्रार के पास वो एसआरओ आए, ठीक है, वो कानून बन जाए कि जो भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होगी उसके ऊपर उनकी जो अमाउंट है उसका 2% का पे ऑर्डर जो है वो साथ बायर और सेलर ने सबमिट कराना है, देन उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो बनाना पड़ेगा, इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करेंगे। डीएचए हमारे डीलर्स को टारगेट करता है कि हमारे डीलर्स को ग्रूमिंग की जरूरत है, और ये बात सच भी है, हमारे डीलर्स को वाकई ही ग्रूमिंग की जरूरत है। इस मकसद के लिए आपने कोई प्लान किया हो? डीलर को कभी सेशन ही नहीं हुआ। असल में होता यह कि बहुत से डीलर मजबूरी में बने, कुछ शौक में आए जिस तरह हम आए और फिर लग गए, कुछ इस इलाके के जो दोस्त है वो वैसे ही मतलब क्योंकि इलाके के थे तो रियल स्टेट में उन्होंने ज्यादा देखा करीब से और वो आ गए। कोई सेशन नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। हमारा जो लड़का अंदर जाता है ना सर, वो फाइल लेके पढ़ता ही नहीं, वो पढ़ता नहीं है फाइल। मतलब फाइल अक्सर आप देखें ट्रांसफर फाइल जा रही होती, बंदा अंदर जाता है ना तो वो फाइल रास्ते में पकड़ा रहा होता है, अंदर जाके वो कहता है मोहम्मद को ओ से क्यों लिखा है भाई, तो वो इस तरह देख रहा होता है कि ओ से लिखा है। तो ये पहले पढ़ना चाहिए, ये हमें थोड़ा सा अपने लड़कों को भी ट्रेन करना चाहिए, और उसके लिए सेशन होना चाहिए, कोई ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। कम से कम जो सीईओ है वो तो सारा जानते हैं, तो वो जो लड़का अंदर हमें हमारी वजह से पेश हो रहा है या हमारे लिए हो रहा है तो वो भी उतना हम होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा फेस है। वो गलती करेगा तो मेरे दफ्तर का नाम आएगा। देखिए राहत भाई, लाइफ में ना हमेशा अच्छे की गुंजाइश होती है,
और इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। हम अपने रियल्टर्स के लिए सेमिनार्स करवाएंगे जिसमें उनको एजुकेट किया जाएगा, जिसमें हम डीएचए से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके ऑफिशियल्स भी हमारे साथ उस सेमिनार में मौजूद हों। हमें भी अपने रियल्टर्स को ये बताना है कि एक हम कॉर्पोरेट अदारे के साथ काम कर रहे हैं, वहां पे हमें वेल ड्रेस होके जाना चाहिए, हमें अपनी चीजें पूरी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे हर विद इन 6 मंथ्स या हर एनुअली हम इसके ऊपर सेमिनार्स करवाएं ताकि हम अपने रियल्टर्स को एजुकेट कर सकें। अच्छा, ये जो ग्रूमिंग की बात करते हैं, देखें हमारी इंडस्ट्री है, किसी भी आप इंडस्ट्री का नाम ले लें, अब दुनिया बदल गई है। अब लोग क्या करते हैं कि वो उसको स्टडी करते हैं पहले, ठीक है, उसको स्टडी करते हैं, देन उस इंडस्ट्री के अंदर दाखिल होते हैं। छोटे छोटे कोर्सेज हैं, ठीक है, वो लोग कोर्स करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, देन फिर उस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। ये जो ग्रूमिंग की बात है, ये ग्रूमिंग इंशाल्लाह ताला मैं ये कोशिश करूंगा कि जब हमारी ये गवर्नमेंट आती है, हम इक़्तिदार में आते हैं, मैं ऑलरेडी ये काम कर भी रहा हूं, ट्रेनिंग सेशन का पूरी कमेटी जानती है कि ये मैंने आके अपने टेन्योर में स्टार्ट किया था कि जिसका इंटरव्यू आता है उसको मैं ट्रेनिंग्स देता हूं, उसको मैं इंटरव्यू से पहले ट्रेन करता हूं। लेकिन इसको लाजमी करार दे देंगे कि जो नया आने वाला भाई है, दोस्त है, बच्चा है हमारा, ठीक है, वो उस ट्रेनिंग सेशन में से गुजरे, ठीक है, एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, वो सर्टिफिकेट उसके पास हो, देन वो रजिस्टर्ड होने के लिए आए। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम एक सेमिनार्स भी करेंगे, ठीक है, डीएचए के साथ मिलकर करेंगे। डीएचए को इश्यू है कि जो है इस टाइम सबसे बड़ा इश्यू आपने भी मेरे ज़हन में आ गया कि 7E का इस टाइम जो एग्जामिशन का सर्टिफिकेट है, वो इस टाइम 2 नंबर जो है वो बार बार सबमिट हो रहा है, वहां पे बार बार सबमिट हो रहा है। मैंने अपनी बहुत से अपनी कम्युनिटी के भाइयों को इसके ऊपर जो है वो आगाह भी किया है। मैं आज आपके इंटरव्यू के से जो है ना के तवज्जो से ये भी बताना चाहूंगा कि 2 नंबर सर्टिफिकेट आप ना दें। आज हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि जब हम जाली वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं तो उससे हमारी रेपुटेशन खराब होती है, हमारी इज्जत में फर्क आता है। आप उसको वेरीफाई करें, वेरीफाई करने का तरीका ऑलरेडी बता दिया गया हुआ है, उसकी मैं एक वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है, वो भी अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर करूंगा। उसको वेरीफाई कैसे करना है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें, वेरीफाई करके डीएचए के अंदर सबमिट कराएं, और जब हम अपना काम पूरा करेंगे इंशाल्लाह ताला हमें भी इज्जत मिलेगी, ठीक है, और हम इज्जत डिमांड भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप डीलर कम्युनिटी के मसाइल्स को डीएचए के साथ किस तरह लेके चलेंगे? सर देखिए, डीएचए एक बहुत बड़ा अदारा है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो मतलब उनको जब आप बिजनेस की बात करेंगे उनको आप बहुत अच्छे लगेंगे। जब आप उनको कहेंगे कि ये काम करें, तो हमारे मुतालबात बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस बढ़ाने के रिलेटेड है। हमारी जो कमी कोताही है वो और है कि हम बिजनेस करते हैं जाके कहीं और, तो कहते ठीक है आपको करना है, तो हम पहले बिजनेस उनसे कर लेना। जब बिजनेस होगा तो आपके रियल एस्टेट, यकीन कर लें, ये हो ही नहीं सकता कि आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, डेली आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, डेली आप जा रहे हो, तो आपका वहां तल्लक ना बने हो। कमियां कुताइयां हैं, उनके लिए हम ठीक कर लेंगे, और डायलॉग के बगैर कोई गुजारा नहीं होता। लेकिन हर चीज की डायलॉग की भी कोई लिमिट होती है, फिर देखी जाएगी जो भी होगा। डीएचए मेरा है और हम डीएचए के साथ काम कर रहे हैं। डीएचए को प्रमोट करने हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि डीएचए ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम अगर आज सबसे सुपीरियर डीलर गिने जाते हैं पाकिस्तान में या पंजाब में या लाहौर में, तो उसकी वजह कोई और नहीं है, डीएचए के अदारे के साथ काम करना है, एक मुनज़्ज़म अदारे से। उसमें अगर कोई कमियां कुताइयां तो हम दूर कर सकते हैं, डायलॉग से भी कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। वो समझने वाले हैं, समझाया भी जा सकता है, लेकिन आज तक मुझे बताएं वो समझाएगा क्यों जिसने वहां काम ही नहीं करना? वो क्यों उसको ठीक करेगा जिसने काम नहीं करना? उसको क्या जरूरत पड़ी है? जब वहां से डीलर डिस्टर्ब होगा तो फिर ही उसको पैसे देगा, वो पैकेट खरीदेगा, अदरवाइज तो वो डीएचए में काम करना शुरू हो जाएंगे। जितने मेरे से अगले पिछले माजरत के साथ उन्होंने पैकेटों के लिए डिस्टर्ब कर दिया सब कुछ, उनको अंदर जरूरत ही नहीं है सीधा काम में। अंदर तो आपको जितनी झटकें पड़ेंगी आप उतना डिस्टर्ब होके शालमी वाले प्लाजे खरीदेंगे। देखिए, ऑर्डर नहीं होता, 2 वे कम्युनिकेशन होती है, और कम्युनिकेशन जो है वो टेबल पे बैठ के करनी चाहिए। हमारी कोई जंग नहीं है डीएचए के साथ,
हम उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारा उन डीएचए के साथ ना, और वो इस बात को समझते भी हैं कि इन रियल्टर्स के बगैर भी डीएचए कुछ नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, कम्युनिकेशन गैप है। हम उनको अपनी बात, मुझे लगता है शायद हम उनको कन्वे ही नहीं करते। अगर कन्वे करते हैं तो उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं होती। तो अगर हम उनके साथ लॉजिक के साथ और अच्छे तरीके से उनके साथ बैठ के कम्युनिकेट करें तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारी प्रॉब्लम्स है ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी इंशाल्लाह। देखिए मैं अर्ज करता हूँ कि डीएचए का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना मोस्टली प्रेसिडेंट साहब ही रहते हैं, ठीक है। जो भी प्रेसिडेंट बनेगा अल्लाह जानता है, अल्लाह पाक जिसको भी इज्जत दें, ठीक है। प्रेसिडेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। और आपका केस आपके लीडर ने फाइट करना होता है, उसके विजन ने फाइट करना होता है। जितना उसका विजन, जितने वो मसले मसाइल को समझता होगा, कोई शख्स जिसने इस इंडस्ट्री के अंदर 20 साल, मैंने 20 साल लगाए इस इंडस्ट्री के अंदर, मुझे पता है, मैं कोई पैराशूटर नहीं हूं, कोई इन्वेस्टर नहीं आया, ठीक है। मैं इस यहाँ पे पैदल उतरा, हमने सर्वे भी किया, हमने रेंट का काम भी किया, हमने घरों का काम भी किया, हमने प्लॉट्स का काम भी किया। आज फिर हम जो है ना प्रोजेक्ट्स भी करते हैं और आज भी डीएचए के प्लॉट्स बेचते हैं। तो मुझे पता है कि क्या हमारे भाइयों का मसले मसाइल क्या है, मैं उसको करीब से जानता हूं कि एक रेंट में काम करने वाले को क्या मसले आते हैं, घरों वाले को कमीशन में क्या मसले आते हैं। इंशाल्लाह ताला उसके अंदर एक लीडर जो होता है वो डीएचए के साथ जाके निगोशिएट करता है, एसओपीज बनाता है, ठीक है। और इंशाल्लाह उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। इस वक्त हमारी कम्युनिटी को बिजनेस की जरूरत है, तो इसमें बिजनेस जनरेट करने के लिए आपने कोई प्लानिंग की हो तो वो बताइएगा। सर देखिए, उसमें बहुत सी चीजें, नया बिजनेस तो आ रहा है, अभी 10 में भी आ रहा है और लेट हो जाता है। लेट होने की वजह से सफर भी करना पड़ता है लोगों को भी, अदारे को भी। उस वक्त बजट और होता है, फिर और बजट हो जाता है। लेकिन डीएचए के साथ देखिए, आप बहरिया को एग्जांपल ले लें, वो एक प्लाजा देते हैं डीलर्स को, डीलर उस पे चले जाते हैं, ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं और बेच देते हैं। तो हमारी ये सजेशन है कि एज ए एसोसिएशन, सर अगर हम कहते हैं सबसे बड़ी है, अगर हम 1-1 अरब रुपया इकट्ठा करके किसी प्राइवेट डेवलपर को देते हैं, यहाँ हमारा सर पाँव ही नहीं है, पता ही नहीं है डिलीवरी भी है कि नहीं है, एक अदारे की बिल्डिंग है, उस पर हम क्यों नहीं बिजनेस करते? इनके साथ हम कॉर्पोरेट बिजनेस में क्यों नहीं जाते? इनके साथ हम इकट्ठे पैसे करके, और फिर डीएचए को भी चाहिए कि हमें वो माने कि ये एसोसिएशन करेगी, क्योंकि हम तो उनकी अम्ब्रेला, अंडर अम्ब्रेला काम कर रहे हैं। तो जब उनके अंडर है तो हम भागने वाले भी नहीं है, भाग भी नहीं सकते पैसे लेके। तो इसका कोई मैकेनिज्म अगर ऐसा बन जाए कि हाई राइज के लिए बाहर से इन्वेस्टर लाना ही ना पड़े। हर डीलर के पास करोड़ 2 करोड़ है, 100 बंदा चाहिए, 1200 डीलर हैं। आप 1-1 अरब रुपया वहां देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ जमीन है, बिजनेस है। जब हम बिजनेस करेंगे ना इनसे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिजनेस हम खुद जनरेट करेंगे और डीएचए बात भी तब ही सुनेगा जब आप उनसे बिजनेस की बात करेंगे। जब आप बात करेंगे कि मेरा एनडीसी जल्दी ठीक करवा दें, या एनडीसी 2 दिन की बजाय शाम को कर दें, या पेंशनों की राहत ले दें, तो सर वो फिर वैसे ही सोचेंगे ना आपके बारे में। जब आप अपना माइंड बड़ा करेंगे तो अल्लाह मियां भी फरमाते हैं कि मैं बंदे की सोच के मुताबिक ही देता हूँ, तो फिर हमें वही मिल रहा है। हम बिजनेस से लेके हर चीज को इम्प्रूव करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि एक ही दिन में हम जाते ये हो जाएगा। अगर अल्लाह ने मौका दिया ना तो इसी जगह पे बैठे हुए 2 साल के बाद इंशाल्लाह आप पूछ लीजिएगा, कुछ ना कुछ तब्दीली जरूर नजर आएगी। देखिए, डीएचए के साथ एक तो मैंने आपको पहले भी पिछले सवाल में आपका जवाब दिया है कि हम उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, उनके साथ उनसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेंगे। जैसे आपको पता है कि जैसे राया है, ये डीएचए ने ज़मीन.com को दे दिया। अगर ये एसोसिएशन में इतनी विल होती तो ये एसोसिएशन को देते, एसोसिएशन इनको पैसे जनरेट करके दे देती। हमारे रियल्टर्स के अंदर ना बड़ा पोटेंशियल है, ठीक है। अगर हमें डीएचए बिजनेस दे तो हम दूसरी कंपनी से बेहतर और अच्छे तरीके से डीएचए को पैसे जनरेट करके दे सकते हैं, जिससे डीएचए को भी फायदा होगा और हमारी कम्युनिटी को भी काम मिलेगा और हमारी कम्युनिटी को भी फायदा होगा। ठीक है बात। अच्छा, ये आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, अब उस तरफ जा रही है कि आप बेसिकली मेरे मैनिफेस्टो की तरफ आप आ गए हैं कि मेरा मैनिफेस्टो क्या है। मैं अपना मैनिफेस्टो लेके आ रहा हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए। इंशाल्लाह जो है अगले चंद दिनों के अंदर मैं पूरी कम्युनिटी को इनवाइट करूंगा और अपना मैनिफेस्टो दूंगा
बेसिकली इस टाइम हमें चैलेंज है अपने बिजनेस का। अब बिजनेस जो है वो किस तरह, ये बात जरा फील करने की है। मुझे पता है कि कुछ मेरे भाई ऐसी जगहों पे उनके ऑफिस लोकेट करते हैं कि जहां पे वॉकिंग कस्टमर नहीं आएगा। मैंने अर्ज किया ना कि मेरा इस पे तजर्बा है, मैंने काम किया हुआ है, हमने कई बार क्राइसिस देखी हुई है। उसके लिए कस्टमर की जरूरत है। कस्टमर कैसे आएगा, डायरेक्ट प्लॉट कैसे आएगा उसके पास बेचने के लिए। तो जिस लोकेशन पे मैं विजिट पे जाता हूँ, मेरे मुलाकात होती है भाइयों से, ऐसी जगह पे ऑफिसेज हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि वो कोई न किसी जो है पोर्टल के ऊपर वो जाके उसका एक पैकेज ले लें और उस पर एडवर्टाइज करें। ठीक है, उनके पास पैसे नहीं है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अपनी बड़ी बड़ी कैंपेन चला लें आपकी तरह। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए उन दोस्तों के लिए बिजनेस लेके आना है। लाना कहां से है, जो आपका क्वेश्चन है। देखें, हमारा टारगेट क्या होगा। मैं इंशाअल्लाह ताला जितने भी डीएचएस हैं उन सारे डीएचएस के पास जाऊंगा, वो गुजरांवाला हो, वो मुल्तान हो, वो भावलपुर हो, ठीक है, वो कोयटा हो, और डीएचए लाहौर में हम बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला इन तमाम डीएचएस से बिजनेस ला के दूंगा इंशाल्लाह ताला आपको इंस्टॉलमेंट पे, अपने रियल्टर्स के लिए, अपने रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए इंशाल्लाह आपको बिजनेस ला के दूंगा। और ये मेरा आपसे वादा है, और मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और अपने उन भाइयों के मसले मसाइल के लिए इंशाल्लाह खड़े रहेंगे और उनको बताएंगे कि कारोबार करना कैसे है और बिजनेस लाना कैसे है। इंशाल्लाह ताला डिटेल में वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जल्द अपने मैनिफेस्टो का जो हमारा इवेंट होगा उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा। आपकी एसोसिएशन का कोई मेंबर अगर काम नहीं कर रहा होगा तो आप उसको कैसे लेके चलेंगे, इसके मामलात को कैसे लेके चलेंगे, और क्या उसके लिए कोई आपने पेनल्टी सोच रखी है? ये एसोसिएशन है, जो डायरेक्टर जिसको वोट दे देते हैं बाय लॉज, उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते, वो बना हुआ है। असल में जो जमहूरियत होती है ना, जमहूरियत का हुस्न ये है कि ये इख्तियार 2 साल बाद आपके पास आ जाता है। जो चुने गए हैं वो तो चुने गए ना। अब पिछलों ने अच्छा किया बुरा किया वो आपको पता है। अब अगर वोट उन्हीं को देते हैं लोग, तो इट्स मीन कि हम गलत हैं, वो सही थे। तो अगर चेंज करते हैं, जिन्होंने 3 साल लिए, जिन्होंने 6 साल लिए या 9, 3 बार भी एक दोस्त जीता हुआ है, अगर उससे मुतफिक हैं और उसके काम से, तो फिर तो उसी को जीतना चाहिए। अगर उसको वोट नहीं देते तो ये इख्तियार सजा जजाद का तो एज ए वोटर आपको मिल गया, एज ए सदर मतलब आईनी तौर पे आप दे नहीं सकते, कह सकते हैं कि ये गलत है या सही है, क्योंकि जो डायरेक्टर जीत जाएगा उसको आप खत्म नहीं कर सकते। जो भी डायरेक्टर इलेक्शन जीतेगा, हाँ आप उसको कह सकते हैं उसके साथ, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये 11 बंदों की टीम से काम नहीं चलेगा। हमें ये 1100 को लेके चलना होगा। जिस दिन आप इकट्ठे हो गए ना, जिस दिन आपने एक स्ट्रेंथ दिखा दी, अदारे भी मानेंगे, एफबीआर भी मानेगी, चैम्बर से लेके हर जगह पे आप ही आप होंगे, क्योंकि आप बहुत मुनज्जम पैसे वाले पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन इनकी तरतीब गलत कर दी गई है, इनका सिस्टम में से आउट कर दिया गया है, इनको ट्रैक से उतार दिया गया है। मेरी एसोसिएशन जब छोटी थी, बड़ी हुई, बड़ी दरख्त जब बन गया ना, तो फल खाने का टाइम आया तो फल खाने के लिए लोग लेफ्ट राइट आ गए। वो फल इस एसोसिएशन का डीएचए को मिलना चाहिए, डीएचए रियल्टर को, डीएचए की एसोसिएशन के बंदों को, मेंबरान को। अब मुझे बताएं, एसोसिएशन में 1200 बंदा है, 200 बाहर काम करता होगा, 1000 इधर है। उस 1000 का क्या कसूर है जिन्होंने मुझे वोट दिया? कि मैं फीता तो काटा तो वहां 1200 फंसा दिए, तो 200 फंसा दिया। हमारा चेहरा देख के लोग पैसे देते ना कि ये डीलर है, ये हमसे ज्यादा समझदार है, अकल रखते, हालांकि नहीं रखते। अगर रखते होते तो लोगों के पैसे क्यों फंसते? तो रियल एस्टेट में सबसे जरूरी है आपकी लीगल चीज, आपके एनओसीज, आपका ऑन ग्राउंड होना, आपके हर चीज क्लियर होने के बाद फिर मैं उसको क्यों ओन करूं। अगर वो चाहते हैं कि मैं डीएचए का बड़ा डीलर हूं, मेरी एसोसिएशन बड़ी है, मेरे दोस्त ज्यादा जानने वाले हैं, उनका काम बढ़ेगा, तो उसकी फीस पे करें मेरी एसोसिएशन को। क्योंकि 1200 में से 1000 तो कर ही नहीं रहा, उनका तो फायदा ही नहीं। उनका फायदा तो तब होगा जब वो फीस इसमें जमा होगी, मेरी एसोसिएशन का बजट बढ़ेगा, अकाउंट अच्छा होगा। अगर अकाउंट अच्छा होता
तो हम 7E में वकील ना कर लेते, हम FED में वकील ना करते। पैसे नहीं, अखबार में इश्तिहार देने के पैसे नहीं, AGM के पैसे नहीं। मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो फंड जनरेट होने चाहिए। हमारे पास जब पैसे होंगे ना, तो आप तगड़े भी होंगे, दलेर भी होंगे और काम भी करेंगे, और इंशाल्लाह ये होगा। देखें, पहली बात तो यह है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यह है कि एनर्जेटिक और पढ़े लिखे दोस्त साथ शामिल हों, जिनको मैं अपनी टीम का हिस्सा बनाऊं, और जिस बंदे के अंदर जिस सीट के ऊपर कैपेसिटी है काम करने की, उसको उसी सीट पे कॉन्टेस्ट करवाऊं, ताकि वो उस सीट का हक अदा कर सके, वो उस सीट पे बैठकर अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सके। और अगर उससे डिलीवर नहीं होता तो मेरा ख्याल है कि मेरी टीम में इतना दम होगा कि वो खुद ही उससे रिजाइन कर देगी। इसके अंदर ना अभी मैंने एज ए जनरल सेक्रेटरी हमारी ड्यूटीज अपने मैनिफेस्टो अपना जो मेमोरेंडम है उसके अंदर ड्यूटीज डाल दी हैं। पहले हमारे मेमोरेंडम के अंदर जो है वो डायरेक्टर्स की ड्यूटीज ही नहीं थी। इस AGM के अंदर मैंने ड्यूटीज को इंश्योर किया है। मैंने हर डायरेक्टर जो है वो 6 बंदों की एक अपनी ना नीचे कमेटी बना सकता है, 6 से ज्यादा नहीं बना सकता। दूसरा, वो 6 बंदों की कमेटी भी वो खुद डिसाइड करेगा, कोई प्रेसिडेंट नहीं करेगा, क्योंकि उनके साथ काम उसने खुद करना है। ठीक है, तो मैंने ये अब आइन के अंदर इस बार जो है ये प्रूव करवा दिया AGM के अंदर कि वो अपनी खुद बॉडी बनाए जिनके साथ वो मिलकर काम कर सकता है। वो बनाने के बाद हर महीने वो आपस में मीटिंग करेंगे। उस मिनट्स जो मीटिंग होगी उसके मिनट्स वो उनके लिए लाजिम है कि वो कमेटी ऑफ मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं उनके अंदर रखे और प्रेसिडेंट को दे। तो ये लाजिम करार दे दिया कि हर महीने वो अपनी प्रोग्रेस जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर रखेंगे, जो कानून के अंदर नहीं था। इस बार मैंने ये मेमोरेंडम का हिस्सा बना दिया। इंशाल्लाह ताला उनको हम कानूनी तौर पे बांध दिया हमने कि उनको डिलीवर करना होगा। जब भी हम वेरिफिकेशन करवाते हैं, सम टाइम इस वेरिफिकेशन के ऊपर साइन मिसमैच आ जाते हैं, तो इसके ऊपर DHA 5000 पेनल्टी चार्ज करता है। क्या ये पेनल्टी जायज है और इस मसले को आप कैसे लेके चलेंगे? उसमें पता नहीं एसोसिएशन ने बात की है, ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फेक और इसमें फर्क होना चाहिए। अगर तो साइन फेक है तो डीलर को 5 की बजाय 50,000 सजा करें, और अगर डिफर है तो वो तो नहीं होना चाहिए। मतलब इसके लिए ये DHA को कायल करना चाहिए कि वो मालिक को फोन कर ले, जिस तरह मुल्तान वाले करते हैं। ऐसा कोई सिस्टम बना लें कि खुद पूछ लें कि साइन किए कि नहीं। होता ये कि अगर तो फेक किसी ने किए तो वो तो है ही फेक ना, और अगर वो एक बंदा मेरे खुद साइन 5 बार करूं तो 3 बार वाले नहीं मिलते, आपस में नहीं मिलते। तो अगर वो कहीं ऐसा सिस्टम है तो ठीक है, वो हमारा अदारा है, वो हमारे बेहतरी के लिए कर रहा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको भी तो डिस्कस होना चाहिए और हल होना चाहिए। अगर फेक है तो सजा जरूर देनी चाहिए, और अगर फेक नहीं है, डिफर है, तो उसका नहीं होना चाहिए। वो मालिक से कोई राब्ता करके पूछ ले। देखिए राहत भाई, हम अगर 2-3 साइन इकट्ठे करें ना तो बाज़ दफा साइन आपके थोड़ा सा मिसमैच हो जाते हैं। तो DHA को चाहिए कि वो सेलर को कॉल करें, उससे वेरीफाई कर लें। अगर तो सेलर ओके करते तो ठीक है, अगर सेलर ये कहे कि नहीं जी मेरे साइन नहीं है और किसी रियल्टर ने फेक साइन करके वो वेरिफिकेशन अप्लाई की है, तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। हमारे मेंबर पे नहीं लग रहा है। ये जरा बात समझ लें कि वो जो 5,000 रुपया वो लगता है, इसके ऊपर जो है वो DHA से पूरी कॉरेस्पॉन्डेंस की है। ठीक है, उसका लेटर भी मौजूद है, मैं आपको दे दूंगा, आप शेयर कर दीजिएगा कि वो हमारे रियल्टर के ऊपर नहीं है। एक मेंबर है DHA का, वो बार बार जो है उसके साइन मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो DHA अपने मेंबर पे लगा रहा है, हमारे पे तो नहीं लगा रहा वो। ठीक है, अगर उसको गलत साइन कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साइन ठीक करे। उसमें हमारे रियल्टर के ऊपर 1 रुपया भी नहीं है। हमने इसके ऊपर क्लियर जो है वो रिटर्न में DHA से ले लिया हुआ है। मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, इंशाल्लाह कम्युनिटी के साथ भी शेयर कर दूंगा। जब भी हम ट्रांसफर के लिए जाते हैं और ट्रांसफर फाइल सबमिट करते हैं, तो ये ट्रांसफर फाइल का जो फॉर्मेट है ये DHA ने दिया हुआ है। इसके ऊपर डीलर से एक जगह पे आइडेंटिफिकेशन ली जाती है और साइन और थंब इंप्रेशन लिया जाता है वहां पे। क्या ये आइडेंटिफिकेशन
सही है? आप इसको कैसे देखते हैं? असल में ये शुरू में नहीं था, फिर हुआ। जब हुआ तो हम बड़े खुश थे, क्योंकि डीएच में जब आप अथॉरिटी भी लगते हैं ना कि आप भी साइन कर रहे हैं, आप भी अंगूठा लगा रहे हैं, थोड़ी पावर आती है। लेकिन वो करने में प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये मेरा ख्याल 15-16 से ज्यादा शुरू हुआ और उसमें इन्होंने ये डीएच ने इन्वॉल्व कर दिया। मेरा कार्ड और वो जो आईडी कार्ड भी आजकल शायद ले रहे हैं, दोनों चीजें लगाते हैं। मेरे दफ्तर की जब स्टैंप लगती है तो फिर पता चलता है कि मैं कौन हूं, दोनों पार्टियों को भी पता चलता है कि मैं कौन हूं। वहां पे अगर कभी मेरी कमीशन का भी हक रख दिया जाए ना, तो स्टैंप को लगाने का मजा आ जाए। अदरवाइज शायद उसकी इतनी अहमियत सिर्फ इतनी है कि मैंने ट्रांसफर करवाई है और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं दोनों की, क्योंकि सेलर और परचेजर की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है आपने कि मैं इसको जानता हूं, इसको भी जानता हूं। हालांकि आप दोनों में से एक को जान रहे होते हैं, एक का सेलर। मुल्तान ने ये अलहदा कर दिया कि सेलर का और परचेजर का, और तो इधर अब ये डिस्कस वाली चीजें हैं, ये इशू इतना नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये स्टैंप लगाने से हम थोड़ा सा अपने आप को देखते हैं कि हम भी अंदर साइन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हमारी कमीशन का भी कभी चेक पड़ा हो ना कि ये इतने % कमीशन है आपकी, और मेरा ख्याल है कि उस स्टैंप का और वजन बढ़ जाएगा। और डीलर्स के जो पार्टियां होती हैं वो देख रही होती है कि डीलर भी साइन कर रहा है, तस्वीर में भी आप आ रहे हैं, तो बेहतर है ये होता रहे। लेकिन इसके लिए कुछ दोस्तों ने पीछे सवाल भी उठाए थे कि हम क्यों करें, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा वहां फिर क्या खड़े होंगे। सिर्फ साइन करने से थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है कि वहां पे पार्टियों पे इंप्रेशन होता है कि डीएचए के ट्रांसफर के लिए एक डीलर का होना भी जरूरी है, और डीलर साइन भी करता है, सिर्फ खड़ा ही नहीं रहता। लेकिन उसमें चीजें हैं जो हाल तलब भी हैं, तफसील से डिस्कस करने वाले भी हैं। देखिए राहत भाई, ये बड़ा मेन क्वेश्चन है और बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है आपका। बेसिकली सेलर की आइडेंटिफिकेशन पे रियल्टर के साइन नहीं होने चाहिए। सेलर को अपने साथ अपना कोई नुमाइंदा लेके आना चाहिए जो उसके ऊपर साइन करे। हमारा काम है वेरिफिकेशन करवाना, हमारा काम है एनडीसी अप्लाई करना, हमारा काम सेलर के बिहाफ पे आइडेंटिफिकेशन पे साइन करना नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर कोई एरर या कोई गलती डीएचए से हो जाए तो वो डायरेक्टली जो है ना, वो फिर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं उस ट्रांसफर के अंदर जिधर आपने आइडेंटिफिकेशन पे साइन किए हुए हैं। इसलिए ये डीएचए से इस बात पे भी जोर देने की जरूरत है हमें। मेरे एजेंडे में है कि इंशाल्लाह जब मैंने आना है तो इसके ऊपर मैंने डीएचए के साथ बात करनी है कि जो भी सेलर आए वो अपना नुमाइंदा साथ लेके आए जो आइडेंटिफिकेशन में खुद साइन करे। रिसेंटली आपको पता ही है हमारी मार्केट में केस भी ऐसा हुआ है, बड़े अच्छे भाई हैं, उनका ये मामला हुआ है कि उनके किसी लड़के ने उनको बताए बगैर ट्रांसफर करवाई है, और आइडेंटिफिकेशन में जो है ना उनकी स्टेट की स्टैंप लगी हुई और साइन हुए हैं। तो उस वजह से उनको जो है ना वो अभी तक लीगली केस वो फेस कर रहे हैं। इवन के कोर्ट ने उनको क्लियर कर दिया, मगर ये अच्छी चीज नहीं है, रियल्टर्स के लिए अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ डीएचए तक नहीं है, ये जरा बात को समझें कि हम कोई भी रजिस्ट्री भी करवाते हैं ना, तो वहां पे एक शनाख्त का निंदा होता है। जो भी शनाख्त का निंदा होता है ना, वो बेसिकली सेलर को वेरीफाई कर रहा होता है। ये सिर्फ डीएचए तक नहीं है, ये हमारी रजिस्ट्रियों के अंदर भी है। और इस बार जो है वो डीएचए की तरफ से एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ गई हुई हैं कि सेलर साइट का जो रियल्टर होगा वो एनडीसी अप्लाई करेगा और वो ही उसको उसकी आइडेंटिफिकेशन करेगा कि ये ही सेलर है। तो सही ये प्रोसीजर जो है वो ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में प्रैक्टिस हो रहा है, और ये सिर्फ डीएचए तक नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में रजिस्ट्रियों तक भी जो है वो हो रहा है ऑलरेडी। जब हम रजिस्टर होते हैं तो उसके ऊपर डीएचए हमारा एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बना के हमें देता है। इस रजिस्ट्रेशन कार्ड की क्या वैल्यू है? इसकी सिर्फ वैल्यू यही है कि चाहिए तो ये कि कहीं ना कहीं पार्क शार्क में भी हमें जाने दें। इस पे डीलर कार्ड पे जो डीलर डीएचए की कोई चीज है उसमें कहीं ना कहीं 1-2 रुपया हमें राहत मिल जाए। चलो यार, हम भी प्राउड फील हो कि हम इसके मेंबर हैं। जिस तरह एग्जेक्टिव कार्ड अभी बनाया ना इन्होंने,
दूसरे कार्ड, और इसमें ये कि हमें वो कार्ड नहीं लेना पड़ता, हम अंदर गुजर जाते, सिर्फ इतना ही है और उसका कुछ नहीं है। तो चलो हमें थोड़ी ऑनर फील होगी कि हमें क्लबों में या इधर कहते, अभी तक इसका कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो स्टैंप लगाने के लिए आप काफी अंदर लगते हैं, क्योंकि अंदर जाने के लिए आपको एक कार्ड के साथ आईडी कार्ड फिर देना पड़ता है या मोबाइल नंबर देना पड़ता है, एंट्री करवाना पड़ती है। तो डीएचए देखो सिक्योरिटी पर्पज के लिए वो हमसे ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि वो एक अदारा है और आर्मी का है, आर्मी अपनी सिक्योरिटी को अपने हिसाब से देखती है। हमें भी फैसिलिटेट करना चाहिए, हमें भी, और इस कार्ड पे कम से कम हमें कोई एक आध चीज ही दे दे कि चलो यार इन्होंने बथेरा काम किया है, इनको पार्क ही फ्री कर दें, इनको जो क्लब्स हैं उनमें दे दें मेंबरशिप। आपको पता होगा कि पहले दौर में डीलर को क्लब की मेंबरशिप पैसों से भी नहीं मिलती। ये डीएचए लाहौर में अभी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो ये ऐसा ऐसा चेंज तो आ रहा है। पहले बैंक पैसे नहीं देते थे, कर्जा नहीं देता, अब वो शुरू हो गया। तो डीलर एक वो चीज है जो सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस को लेके चल रहा है डीलर। आप जमीन से शुरू हो, घर घर से रोड मिल, आप कुछ भी कहें रियल एस्टेट आएगी बीच में। दुनिया की तरक्की से नीचे ऊपर जिधर भी आप सोचें रियल एस्टेट ही बेस करेगी। तो इसको जितना आप बढ़ा लें, जितना काम कर लें, ये बिजनेस है, तो हम उस बिजनेस के करने वाले हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ऑब्लाइज भी कर लेना चाहिए। अभी हम उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं है, हमारा मुआशरा भी इस तरह हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एज ए डीलर, क्योंकि कार डीलर, दूसरे डीलर, तीसरे डीलर, जब डीलर लफ्ज आता है तो थोड़ा सा नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। तो हालांकि अब तो बड़े पढ़े लिखे बच्चे आ गए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं इसमें, तो अल्लाह बेहतर करेगा, हर आने वाला साल बेहतर ही होता है। हमारी एसोसिएशन बहुत तगड़ी है, सिर्फ इसको ट्रैक पे लाना है। तो जिस दिन ये ट्रैक पे आ गई ना, तो ये दोबारा एक बार पाकिस्तान को लीड करेगी। आपको पता है 15-16 में पाकिस्तान को लीड करने वाली भी यही एसोसिएशन, लोगों को पता ही नहीं था। देखिए राहत भाई, अनफॉर्चुनेटली हमारे उस कार्ड की आज तक अहमियत नहीं बनाई गई। उसकी अहमियत किसने बनानी थी? उसकी अहमियत हमारे जो लीडरान थे उन्होंने बनवानी थी। हम उस कार्ड के ऊपर, मेरा ये फ्यूचर मेरे मैनिफेस्टो में भी है, और मेरा ये है कि मैं उस कार्ड को हम यूटिलाइज कर सकें डीएचए के पार्क्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में। उसके ऊपर हमें डिस्काउंट होने चाहिए, क्लब्स, इवन 2 के क्लब्स में भी उस पर हमें डिस्काउंट्स होने चाहिए। तो वो उस कार्ड की अहमियत बनानी पड़ेगी, हमें खुद करवानी पड़ेगी इंशाल्लाह। देखें, वैल्यू जो है वो इसकी एसोसिएशन ने के जो डायरेक्टर्स हैं, जो लीडर है, उसने बनानी है। मैं अपने इंशाल्लाह मैनिफेस्टो के अंदर जो है वो चीज़ें ऐसी ला रहा हूँ कि इस डीलर कार्ड को इतनी अहमियत इंशाल्लाह ताला दे दी जाएगी कि ये कार्ड जो है वो आपको एटीएम कार्ड फील हो। इसके अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है, इसके अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, ठीक है, इसके अंदर डीएचए में जो पार्किंग के लिए वो हम फैसिलिटीज़ लेके आएंगे, ठीक है, इसके अंदर हम रेस्टोरेंट्स की फैसिलिटीज़ वो लेके आएंगे, ठीक है। इस कार्ड की वैल्यू जो है इंशाल्लाह ताला, ये आपको जो है वो इंशाल्लाह मैं अपने मैनिफेस्टो में डिटेल में इंशाल्लाह ताला जो है वो हम जा रहे हैं करने। मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसकी वैल्यू को बढ़ाना कैसे है। माना कि आज सिर्फ हम इस कार्ड के ऊपर जो है वो एक ट्रांसफर करवा रहे हैं और इसके ऊपर हम कुछ मेडिकल की फैसिलिटीज ले रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला मैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हम अपने कार्ड की वैल्यू कैसे बनानी है। ये डायरेक्टर्स का काम है, इस कंपनी के डायरेक्टर्स का काम है, इस कंपनी के लीडर का काम है कि इसको वैल्यू देना, इसके अंदर जो है वो फैसिलिटीज ऐड करना। देन आपको फील होगा कि इंशाल्लाह ताला कि इस कार्ड की एक वैल्यू है। ये डीएनएफ-बीपी क्या चीज है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये हमारी मजबूरी है। जब आप किसी से कर्जा लेते हैं ना, तो फिर कर्जे वाले की माननी पड़ती है जो दे रहा है कि भाई ये करना है। तो हम आईएमएफ के आगे जब हम बिकते हैं ना सर, आईएमएफ पता नहीं उनको पैसे वापस चाहिए कि नहीं, हालांकि उनको फार्मूला देना चाहिए कि पैसे इस तरह वापस है। आप रियल एस्टेट के सेक्टर से किसी से भी पूछे कि पैसे वापस कैसे करेंगे, वो कहेगा ये चीजें करें, हम इतने अरब आपको फंड कर दें।
मैं ये कहता हूँ कि 1 अरब लेने के लिए हमने ये वादा किया, क्योंकि इंटरनेशनल दुनिया के जो पैसे थे, ब्लैक मनी थी, वो वाइट में, वाइट ब्लैक में इस तरह शिफ्ट हो रही थी। और जो बैन तंजीमें होती हैं उनसे डरते हुए इंटरनेशनल दुनिया इस तरह के काम करती है। चलो वो पाकिस्तान का उन्होंने पाकिस्तान की जिम्मेदारी की, इन्होंने किया, ठीक हो गया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर हम 1 अरब डॉलर लेने के लिए ये कर रहे हैं तो 1 अरब डॉलर की बजाय हम 5 अरब डॉलर इकट्ठा कर सकते हैं। 32 अरब डॉलर पाकिस्तान में आया हुआ है। तो रियल एस्टेट के अलावा और किस काम में आएगा? एनर्जी क्राइसिस है, इंडस्ट्री है नहीं, मतलब किस, सिर्फ रियल एस्टेट है। आप एक रियल एस्टेट को चलाएंगे तो कई इंडस्ट्रियां चल पड़ेंगी। मैंने उस चैम्बर में भी कहा था कि हम रोना रोते हैं कि 60 इंडस्ट्रियां हमसे चलती हैं, 65 चलती हैं। तो खुदारा कभी 60-65 इंडस्ट्रियां भी ये कह दें कि ये चलेंगे तो हम चलेंगे, वो भी हमें अपना मान लें। रियल एस्टेट को सारे करते हैं, सारे करना चाहते हैं, सारे इसके बेनिफिशियरी, सब कुछ है, मानते नहीं। गवर्नमेंट के किसी अफसर को देख ले, किसी अदारे को देख ले, किसी प्राइवेट को देख ले, बिजनेसमैन को देख ले, क्या है 3 प्लॉट है 10 प्लॉट है, मानते नहीं। इसके बिजनेस को इंडस्ट्री का दर्जा देने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए, इसको किसी मैकेनिज्म में लाने के लिए कोई आगे करे तो सही काम। लेकिन बदकिस्मती ये कि हम फंस गए वहां पे, जो पैसे कमाओ, इधर बेच दी, फाइल बेच दी, पेपर माफिया आ गया और प्लॉट की बजाय जो कागज बिकना शुरू हुआ ना, वहां पर। तो इसलिए ये जो अगर गवर्नमेंट, IMF पता नहीं इजाजत देती कि नहीं, गवर्नमेंट इजाजत दे के देखे, बाहर से पैसा आएगा। तो अब उनको 1 अरब रुपए के लिए हम उनकी पाबंदियां झील रहे हैं, कभी इधर नहीं जाते। और शुक्र करें आपको, कभी ग्रे कर देते, कभी ब्लैक कर देते, वो ग्रे से वापस ले जाते हैं। वो तो कभी कभी आपको ब्लैक लिस्ट करने के चक्कर में आ जाते हैं, वो आपको मारना भी नहीं चाहते और जिंदा भी नहीं रहने देते। आप जब उनके चुंगल से निकलेंगे ना, निकलने का एक ही तरीका है कि आप एक रियल एस्टेट सेक्टर को डेवलप करें। दुबई जैसे रेतले इलाके में जाके देखें क्या कर दिया। हमारा तो मुल्क है, 4 सूबे हैं, यहां कभी भी जिंदगी में आप देखें कैत नहीं पड़ सकता। 4 मौसम है, हर फसल दूसरे महीने तीसरे के बाद आ रही होती है। ये भूखे मारे नहीं, हम फांसी कहीं और गए। डॉलर किन कामों में लग रहा है, जो जिसकी वजह से ये हमें पाबंदियां लग रही हैं। घोड़ों की खुराक से लेके मरबे आ रहे हैं। मेरी खुराक तो इधर पैदा हो रही है, आम कॉमन पाकिस्तान की तो खुराक इधर पैदा हो रही है। आम बंदे के लिए जरूरियात जिंदगी इधर है। ये लग्जरी आइटम को रोक दे 2 साल के लिए ताकि हम मुल्क चला सके। लग्जरी आइटम भी नहीं है, चॉकलेट है, मतलब वो चीजें हैं। आप सुनेंगे परेशान हो जाता है बंदा कि इनके लिए हम इतना डॉलर क्यों पे कर रहे हैं, फिर डॉलर स्मगल हो जाता है। असल जिस तरह मेरी एसोसिएशन के दुख है ना कि ये काम ही कहीं और करते हैं, तो मेंबर DH एसोसिएशन के हैं। इस तरह हमारे बहुत से हुक्मरान ऐसे हैं कि जिनका सब कुछ बाहर है, हुक्मरान हमारे हैं, तो इसलिए चल रहा है। देखिए राहत भाई, ये फैटफ ने हमारे ऊपर लगाया, ये बेसिकली इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस और ये जो आप कह लें कि जितनी भी इलीगल ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसे ट्रांसफर्स होते थे उनको रोकने के लिए ये डॉक्यूमेंट हमारे पे DNFBP लगाया गया। अच्छा, DNFBP जो है वो बेसिकली जब हमने पिछला इलेक्शन जीता उससे पहले इम्प्लीमेंट हो चुका था। अब DNFBP जो है वो एक चीज FBR की तरफ से हमारे ऊपर इम्पोज की गई, जो डिमांड थी IMF की। IMF ने इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कराया, क्योंकि ये कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसमें हमारा रियल एस्टेट हो गया, इसमें जो है वो ज्वेलर्स हो गए, ठीक है, और इसमें लॉयर्स हो गए। ये ऐसे बिजनेस थे जो कि सर्विसेज का काम देते हैं, और इन सर्विसेज के काम के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो शामिल हो जाती है, या मनी लॉन्ड्रिंग को वो उसमें फैसिलिटेट करते हैं। तो उस चीज को उन्होंने कैटर करने के लिए हमारी रियल एस्टेट के अंदर DNFBP के अंदर ये कहा कि हर बंदे को रजिस्टर्ड होना है, ताकि, और एक लिस्ट दी कि ये वो बंदे हैं कि इनके साथ आपने प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन नहीं करनी, क्योंकि ये बंदे ब्लैकलिस्ट हैं, या ये किसी मनी लॉन्ड्रिंग में, या आप किसी टेररिज्म के अंदर जो है वो ये शामिल है।
तो इन बंदों से आपने बचना है और आप सबने रजिस्टर्ड होना है, क्योंकि ये IMF की डिमांड थी जिसके ऊपर जो है वो FBR ने इसको जो है हमारे पे इम्प्लीमेंट किया, और जिसकी वजह से हमारी पूरी कम्युनिटी को DNFP पे रजिस्टर्ड होना पड़ा। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि हमने तमाम कम्युनिटी को इसके ऊपर अवेयरनेस भी दी, FBR के नुमाइंदों को बुला के हमने यहाँ पे सेमिनार कंडक्ट किए और इनको फैसिलिटेट भी किया इस पर रजिस्टर्ड होने के लिए। ये 7E टैक्स क्या चीज है और इसको आप कैसे देखते हैं? 7E तो बस आप कुछ ना पूछें, टैक्स गवर्नमेंट ने कलेक्ट करना होता है। मैंने पिछले दिनों ना चैम्बर में हम गए तो मैंने एक बात की थी कि हम जब बिजली का बिल देखते हैं ना, ये टैक्स, ये एक्साइज, फलाना फलाना, फिर टैक्स, फिर सुपर टैक्स, फिर फलाना टैक्स, गवर्नमेंट ने लेना तो टैक्स है, सिर्फ टैक्स लेना ना, तो एक ही टैक्स को एक ही नाम रख लें। 7E लगना ही नहीं चाहिए था, और मतलब ये लगता है। फिर 7E बहुत सी जगहों पे लोगों ने चैलेंज किया। 7E इनफरादी तौर पे चैलेंज हो सकता था, मतलब ये कॉमन कॉज के लिए आप इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि 7E आपका केस है, मेरा केस है, एसोसिएशन का केस नहीं। तो उसके लिए हमें जाना चाहिए था, हम नहीं गए। ये लगना ही नहीं चाहिए, ये टैक्स ही गलत है। लेकिन ये इंशाल्लाह मेरा सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। हमारे एहसन भाई हैं फ्रंट बिजनेस ग्रुप के, जो वेलविशर भी हैं हमारी एसोसिएशन के, फ्रंट बिजनेस ग्रुप के नहीं, तुम्हारे वैसे यूनिटी ग्रुप के हैं, यूनिटी से, तो वो इस केस को देख रहे हैं। 7E वो चीज है जो हमें डिस्टर्ब करने के लिए रखी हुई है कि इस मुल्क से पैसा दुबई कैसे लेके जाना है, जिस तरह DHA में डिस्टर्ब करके हमारा पैसा प्राइवेट सेक्टर में कैसे जाना। ये एक ही चीज है 7E, और इनको एक ही तकड़ी में रखें आप। हमेशा हम जब से काम कर रहे हैं, बायर टैक्स देता था, सेलर के टैक्स होते थे। ये 7E टैक्स ये है कि आपके पास अगर प्रॉपर्टीज हैं और उनकी वर्थ जो है वो 25 मिलियन से ज्यादा है, तो उसके ऊपर आपको 1% टैक्स एवरी ईयर देना पड़ेगा। और एग्जम्पशंस इसके ऊपर सिर्फ आपके अपने घर के ऊपर है। अगर आपकी कोई बिल्डिंग किराए पे दी हुई है और उस पर आप टैक्स दे रहे हैं तो उस पर एग्जम्पशंस हैं। अगर आप ज़रूरी जमीन आपके पास, अगर आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं तो उस पर भी आप एग्जम्प्टेड है। ये 2021 में राहत भैया में ये टैक्स लगा था, और इसमें लाहौर हाई कोर्ट में भी लोग केस लेकर गए, इस पर स्टे लिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गए। हम गवर्नमेंट में, मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक 5%, 7%, 6% वन गो टैक्स लगा दें, कि हमें पता हो कि यार हमने ये प्रॉपर्टी ली है, हमने ये 5% देना है, 6% देना है, जैसे दुबई में होता है। ठीक है, ये नहीं है कि हमने आज ये टैक्स, कल वो टैक्स, परसों वो टैक्स। हमें ना इन चीजों से थोड़ा सा हमारी आवाम को इन चीजों में ना इतना फंसाया जाए, चीजों को आसान बनाया जाए बनिस्बत के उनको हम और ज्यादा डिफिकल्ट कर दें। अच्छा, ये 7E के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। 7E बेसिकली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, इन्होंने IMF से जो है वो एक बना के दिया बजट। उस बजट में उन्होंने बना के दिया कि जी हम आपसे जो है जो कर्जा ले रहे हैं उसको वापस कैसे करेंगे। अब जब उन्होंने कहा कि उस कर्जे को आप वापस कैसे करेंगे, उसके ऊपर इन्होंने 7E रेंटल डीन इनकम टैक्स की एक क्लॉज बनाई और उसको इन्होंने असेंबली से पास कराया। कौमी असेंबली से पास कराने के बाद इन्होंने ये टैक्स हमारे ऊपर इम्पोज किया। इसहाक डार साहब ने इसके अंदर जो है वो पूरा बताया कि इस टैक्स से हम इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। एक प्रपोज किया कि ये रेवेन्यू जनरेट करने के बाद हम आपको यहां से पैसे देंगे। इसके ऊपर जब मेरी मीटिंग, तमाम कम्युनिटी को पता है कि पिछले साल जब मेरी मीटिंग जो है वो इसहाक डार साहब के साथ हुई तो उस वक्त गवर्नमेंट जो है के जाने में सिर्फ 3 दिन रह गए थे। जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि जी इसहाक डार साहब ने इसके ऊपर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि जनाब इसके ऊपर मैंने काम कर लिया हुआ है, ये करना पास हो चुका हुआ है, असेंबली से पास हो गया है, अब ये रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, रिवर्स नहीं हो सकता। देन फिर अगले दिन मेरी मीटिंग जो है वो चेयरमैन FBR के साथ हुई और फिर मैंने ये देखा कि मैंने अपने DHA को, जो हमारे DHA के प्लॉट्स हैं जो 70% 2.5 करोड़ की FBR वैल्यू से नीचे हैं, उनको सेफ कैसे करना है। तो उसके ऊपर हमने कोशिश की कि FBR वैल्यूज ना बढ़े, जो कि पिछले साल नहीं बढ़ी।
जिसकी वजह से हमारा 70% जो है वो 2.5 करोड़ से नीचे रहा, और उसकी वजह से हम 7E से बच गए। तो ये एक ना बेसिकली हिस्ट्री 7E की जो है वो ये है कि 7E किस तरह इम्पोज हुआ, किस तरह इन्होंने एक फिजिबिलिटी बना के IMF को दी, कि IMF से को कहा कि हम इस तरह आपका कर्जा वापस करेंगे। अभी इस टाइम आपको याद होगा कि 7E दोबारा तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर चैलेंज हुआ, तमाम हाई कोर्ट में से कुछ जो है वो हमारे फेवर में गया रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, और कुछ ने जो है वो गवर्नमेंट के हक में जो है वो फैसला दिया। देन आज ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, और उसके लिए हम केस लड़ रहे हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर केस लड़ रहा है। इंशाल्लाह ताला जो है वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्योंकि एक जालिमाना टैक्स है, एक प्लॉट है, उस प्लॉट के ऊपर जो है वो इन्होंने एक अपने पास एज्यूम किया है कि इसके ऊपर से एक इनकम आ रही है, कि एक रेंट आ रहा है, और उस रेंट जब रेंट आ रहा है और उस रेंट का 1% ही आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो जब तक ये चीज जो है वो एक चीज की ना का वजूद ही नहीं है, एक चीज का रेंट आ ही नहीं रहा, तो उसका रेंट कैसे पे किया जा सकता है। तो इसके ऊपर हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के कुछ जिस तरह के हालात चल रहे हैं, IMF का इनका एक प्रोग्राम चल रहा है, उससे निकलते हैं, तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का भी जल्द फैसला आ जाएगा और हमारे हाथ में आएगा इंशाल्लाह ताला। क्या रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा हासिल है, और क्या एसोसिएशन गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज हो सकती है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें, एक तो हाउसिंग सेक्टर है और एक रियल एस्टेट है, जिसको प्लॉट में, और ये ओपन प्लॉट जिसको कहते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में आज तक हमें किसी मिनिस्ट्री के अंदर ही नहीं दिया गया। हम बात कैसे करें, मतलब जब बात करें तो कहते हैं वजीर खजाना से मिल लें, किसको, FBR के चेयरमैन को मिले। आप कोई मिनिस्ट्री के अंदर तो करें इसको। हाउसिंग को तो फिर किया हुआ, रियल एस्टेट जो दूसरी बाकी उसको तो पूछते ही नहीं। एक तो सबसे जरूरी है कि हमें कोई ऐसी स्कीम दे दी जाए, हमारी जो ट्रांजैक्शन है ना, टैक्स E7 छोड़े जितने मर्जी ले लें, लेकिन इसको कैपिटल पे लेके जाए। कैपिटल पे टैक्स लें, आप 3% ले रहे हैं, 1% ले लें। एक बार हमें स्कीम दे दें कि टोटल वाइट हो जाए। अब जो पैसे आपने पहले लगाए हुए हैं, अगर आप उनको जमा तफरीक में करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन रुक जाती है, क्योंकि हर साल पॉलिसी बदल देते हैं। रियल एस्टेट की पॉलिसी भी दूसरी पॉलिसियों की तरह 5 से 10 साल की होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को ये मानना चाहिए कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब जब एक इन्वेस्टर के हम पैसे लगवाते हैं मई में, तो जून में पॉलिसी बदल जाती है, उसको 25 रुपए फायदा हो रहा होता है, 28 नुकसान हो जाता है। तो वो क्यों? हमारी पॉलिसी का फुकदान है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको किसी वजारत के अंदर करे, ताकि हम कहीं पे जाके बात कर सके। असरअंदाज एसोसिएशन हो सकती है, हर एसोसिएशन को होना चाहिए। एसोसिएशन ये नहीं कि असल, मतलब यार ये सबसे बड़ी एसोसिएशन है, और इसके हर वक्त किसी न किसी मेन बंदों से राब्ते हैं। अभी भी इस एसोसिएशन में ऐसे बंदे हैं जो सुबह को कॉल करें ना तो वजीर आजम तक मिल ले। ये कैसे हो सकता है ये? लेकिन वो जाती मुफाद से नहीं निकलते। ये मुल्की मुफाद की बात है कि रियल एस्टेट को आप अच्छे तरीके से चलाएं, मेरे मुल्क के लिए पैसे आए, मेरे मुल्क के लिए ज़र मुबादला है, मेरे मुल्क के लिए पैसे आएंगे तो सारा सिस्टम चलेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक बार पॉलिसी दे, 5 से 10 साल की पॉलिसी दे, गवर्नमेंट कोई भी आती रहे। इसी तरह मैं अपनी एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी एक पॉलिसी दे दें कि हम इस तरह चलेंगे, हमारी एसोसिएशन इस तरह चलेगी, बंदे आते जाते रहे, ये काम पक्के होंगे, ये इनकम हम जनरेट करेंगे ही करेंगे, ये खर्चे हम कम करेंगे। इस तरह की पॉलिसी बना दे। बाकी हर किसी का अपना ज़हन है कि वो क्या करते हैं, हम बगैर किसी प्लानिंग के शुरू कर देते हैं। मुल्क से लेके एसोसिएशन तक एक ही ट्रैक पे चल रहा है कि बस सुबह उठे तो चल गया, अल्लाह वेख्या भी अल्लाह ने चलाता। अदरवाइज हमारी प्लानिंग का बहुत ज्यादा फुकदान है। एसोसिएशन में भी तो मुल्क तो बड़े लोग चला रहे हैं, उनका हम कह तो नहीं सकते, लेकिन चाहिए कि रियल एस्टेट को एक इंडस्ट्री के लेवल पे लेके जाए। इंडस्ट्री के तौर पे जब 60 हमसे चलती हैं तो इसको भी समझ लें कि ये चलेंगे तो चलाएंगे। फिर हमें एक स्कीम दें, इन्वेस्टमेंट स्कीम के साथ हमें एक प्लान दे दे कि 10 साल का ये प्लान है, ये टैक्स की रेशो इस तरह बढ़ेगी, ये मतलब टैक्सों के नाम इस तरह रख देते कि 6 महीने हमें समझने में लगते हैं कि टैक्स लगा क्यों है। मतलब टैक्स लेना मतलब तो पैसे लेना है ना,
लोगों को डिस्टर्ब करना तो नहीं। मई में काम रुक जाता है, जून में लोग टैक्स के लिए बिल्कुल रुक जाते हैं, जुलाई में समझना शुरू कर देते हैं कि लगा किस पे है। मतलब 3 महीने 12 महीनों में हम इस काम पे लगाते हैं कि ये है क्या। सीधा ही कहेंगे 13 रुपए टैक्स लग गया, 12 लग गया, मतलब ये क्या बात है। उसका कोई नाम रख दिया, फिर सोचना शुरू कर दिया किधर से लगा। हर प्रॉपर्टी पे टैक्स लग जाए, एक रेट हो, कैपिटल पे लगे, लोगों को समझने में आसानी हो। वापडा वालों का भी यही मसला है कि 28 टैक्स रखे होते, मतलब सोचते क्या मैनू लगा है कि नहीं लगा। इसलिए मेरे भाई पॉलिसी देनी चाहिए, और अच्छी पॉलिसी, ठोस पॉलिसी होगी तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा और हमारी एसोसिएशन भी काम करेगी। अनफॉर्चुनेटली हमारी इस इंडस्ट्री को कोई दर्जा हासिल नहीं है इंडस्ट्री का। दूसरा, गवर्नमेंट के साथ बैठ के आप उनको अच्छी सजेशंस दे सकते हैं, उनको अच्छी पॉलिसीज बता सकते हैं, मगर कुछ नादान दोस्त हैं जो कहते हैं कि हम एमनेस्टी ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? मुझे, मेरी समझ से बाहर है कि ये इनको समझ भी नहीं है कि एमनेस्टी ये कैसे ले आएंगे। एमनेस्टी तो गवर्नमेंट नहीं ला सकती, ये कैसे ले आएंगे? गवर्नमेंट भी रियल एस्टेट के ऊपर एमनेस्टी अभी नहीं दे सकती। उसकी रीजंस वो आपको पता है। आईएमएफ की वजह से गवर्नमेंट कोई हमें एमनेस्टी नहीं दे सकती। और हमारे कुछ नादान दोस्त हैं, वो ऐसे नारा मार देते हैं कि जी हम ले आएंगे एमनेस्टी। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी लीडरशिप है। अच्छा, मैंने जैसे इंटरव्यू के स्टार्ट में बताया था कि ये इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं है अभी, और इसके ऊपर काम करना है इंशाल्लाह ताला। इसके ऊपर किस तरह काम करना है वो मैंने आपको स्टार्ट में इंटरव्यू के बता दिया था। और दूसरी बात ये है कि हम असरअंदाज कैसे हो सकते हैं, या हम होते हैं या नहीं होते, जो आपका क्वेश्चन है। इंडस्ट्री ना होने की वजह से हम प्रॉपरली इसके ऊपर जो है वो अपनी सिफारिशात नहीं दे सकते। हमारा जब तक एक मिनिस्टर नहीं होगा जो हमसे जो है वो हम मशावरत में, रियल स्टेट इंडस्ट्री के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ अगर मशावरत में नहीं आएगा तो उसकी पॉलिसीज नहीं बन सकती। अभी क्या होता है कि अभी एफबीआर में जो डेली चेंजेस आती हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स चेंज होते हैं, उनकी जो समझ में आता है वो उसके ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जो प्रपोजल्स आती हैं उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है। इसीलिए जोर दे रहे हैं कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, ताकि हम सारे जो है वो इसके अंदर अपनी प्रपोजल्स दें, हमारे साथ बैठें कि ये इंडस्ट्री पूरे दुनिया में, रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है वो उसकी बैकबोन होती है। आप दुबई की मिसाल ले लें, आप मलेशिया की मिसाल ले लें, आप सिंगापुर की मिसाल ले लें, जो 20-20 साल के अंदर जो है वो मुल्क का नक्शा ही चेंज हो गया, उसकी इकोनॉमी चेंज हो गई। इसको इंडस्ट्री का दर्जा इनको देना पड़ेगा। ये देंगे तो ये पाकिस्तान के लिए और हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए बेहतर होगा। 6 से 7 लोग जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप ही को सदर का वोट क्यों दिया जाए? सारे मेरे भाई हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि ये मेरे सियासी मद्दे मुकाबल है। ये वैसे मेरे भाई हैं, मुखालफ नहीं है, मद्दे मुकाबल है, और मैं सबकी इज्जत करता हूं। सवाल ये है कि उनमें से 2-3 मेरे भाई दोबारा आ रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, उससे भी अच्छा किया होगा, अल्लाह उनको तौफीक दे। लेकिन मेरे ज़हन के मुताबिक कि उनके पास जो जो फार्मूले, आइडियाज थे वो अप्लाई कर चुके। अब लोग सेटिस्फाई हैं तो उनको वोट देंगे, मुझे लगता है नहीं है तो मैं अपने आप को पेश कर रहा हूं। दूसरा ये कि मैं डीएचए से बाहर काम नहीं करना चाहता, मिनिमम करना चाहते हैं और अच्छे डेवलपर के साथ करना चाहते हैं। उन सब के पीछे 5-5, 6-6 बंदे नकाब पहन के, दस्ताने पहन के खड़े हैं, छुरियां भी तेज की होंगी कि फिर दोबारा बारी आनी है। अगर हम समझते हैं कि वो दौर अच्छा था या वो काम अच्छा था, जो पेपर बिके हैं, जो बेचेंगे, तो फिर उन्हीं का साथ दीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि उनके मुखालिफ डीएचए की बात करने वाला बंदा है, डीएचए में काम करेगा, आपको बेचेगा नहीं कहीं पे, आपको बिकने नहीं देगा, तो फिर मैं हाजिर हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन वो जरूर कर दूंगा जिसकी आप तवक्को नहीं कर रहे। लोग आम समझते हैं कि अरशद नजमी इलेक्शन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, किधर जाएगा, बहुत से सवाल ऐसे बैठे बैठे बंदे कर देते हैं। यकीन करें, जितना इरादे का पक्का मैं हूं,
जितनी ठोस बुनियादों पे मैं काम करता हूं, मैं रियल चीजों पे जाके काम करता हूं, ये किसी से होना ही नहीं है। और मैं वो रिजल्ट दूंगा अगर अल्लाह मियां ने मुझे ताकत दी और मेरे दोस्तों ने मेरा बाजू बने। और फिर आप देखिएगा ये एसोसिएशन अगले 2 सालों बाद एसोसिएशन नजर आएगी। अदरवाइज फिर अगर लोगों को, दोस्तों को मेरी बातें पसंद नहीं है और वो पेपर बेचने वाले दोस्त या इस तरह की सिस्टम वाले ठीक हैं, तो मैं फिर भी अपने दोस्तों पे राजी हूं। फिर मैं समझूंगा कि हमारा मुकद्दर यही है, तो फिर उन्हीं की बारी है, फिर हम उनका साथ देंगे। हम भी खुल के कहेंगे करो भाई ठीक है। तो मैं वोट इसलिए मांग रहा हूं कि मैं DHA के डीलर्स की इज्जत नफ्स से लेके उनके सरमाए की हिफाजत की जमानत दूंगा। और इंशाल्लाह जहां जहां पैसे फंसेंगे, मेरे होते हुए कोई ऐसा डेवलपर पैसे नहीं रोक सकेगा। अगर रोकेगा तो वो अपना बिजनेस लॉस करेगा और मैं स्टैंड ले जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक मौका दें और रिक्वेस्ट करूंगा अपने यंग दोस्तों से, बड़ों से। बड़े मेरे साथ बहुत ज्यादा है, यूथ भी है, बहुत से लोग मुझे जानते नहीं है। मौला अली से एक कॉल मुबारक है। वासफ अली वासफ साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि किसी चीज को छोटा देखना हो तो उसको दूर से देखो या गरूर से देखो। जो गरूर से देख रहे हैं उनका मुकाबला अर्शद नजमी कर लेगा। जो दूर से देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आए, मिले, बैठे, समझे और फिर इंशाल्लाह बात होगी। बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए राहत भाई, 25 साल से ना हमारी इस कम्युनिटी के लिए ना कुछ नहीं किया गया जब से ये एसोसिएशन बनी है। मेरा स्लोगन है RR, राइट्स एंड रिस्पेक्ट्स। ठीक है, कि मैंने अपनी कम्युनिटी के राइट्स पे काम करना है, उनकी रिस्पेक्ट पे काम करना है, उनके राइट्स दिलवाने हैं, उनको रिस्पेक्ट दिलवानी है, और इसी वजह से मेरी कम्युनिटी मुझे वोट करेगी। इसमें जो है मैं अपनी कम्युनिटी को बताना चाहूँगा कि आप जो है वो इंटरव्यू राहत साहब ने किए हैं, सबके कर रहे हैं, सबकी बात सुने, सबके विजन को आप एग्जामिन करें, आप सुने कि किस बंदे का क्या विजन है। मैं ये समझता हूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने अपने 20 साल दिए हैं विदाउट एनी ब्रेक। इसी इंडस्ट्री के मसले मसाइल को मैं जानता हूं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इस इंडस्ट्री में आने वाला हर शख्स, ठीक है, स्टार्ट से लेके और यहां तक, इसका एंड तो कोई भी नहीं है, जहां पे हम खड़े हुए हैं, इनके सब के मसले मसाइल को मैं जानता हूं। और क्योंकि मैंने अपने हाथ से किया है, कोई पैराशूटर नहीं हूं, सारी मार्केट मुझे जानती है। मैंने सर्व किया हुआ है, मैंने एज ए जनरल सेक्रेटरी सर्व किया हुआ है, मैंने इस कारोबार को बड़ी करीब से देखा हुआ है, मैंने हर मसले मसाइल को अपने हाथों से हल किया हुआ है, इस DHA के अंदर काम किया हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी कैंडिडेट्स इस टाइम मौजूद हैं, किसी कैंडिडेट को अभी 7 साल हुए हैं, कोई कैंडिडेट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर दो सोसाइटीज में जो है वो काम कर रहा है कि हमने किसी GM के पीछे, किसी सोसाइटी के GM के पीछे हाथ बांध के कभी काम नहीं किया, कि हाथ बांध के उन फाइलों के लालच के अंदर काम नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी जो है वो अपनी हिम्मत और कोशिश से काम किया है, अल्लाह ने मदद की है। सबसे पहले अल्लाह की रहमत हुई और हमने अपनी मेहनत से काम किया है। इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो अपने भाइयों के साथ काम करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमें इन मसले मसाइल का भी पता है और इन मसले मसाइल को हल कैसे करना है आज हमें उसका भी पता है। तो मैं आज इनसे कहूंगा कि आप खुद एग्जामिन करें, आप एक बंदे को खुद एग्जामिन करें कि जो इस टाइम कैंडिडेट्स हैं, आप उनसे कंपैरिजन करें। आप बिल्कुल देखें कि किसने इस इंडस्ट्री के अंदर क्या सर्व किया है, वो किस सोसाइटी में काम कर रहा है, उसने कहा किस सोसाइटी में सर्व किया हुआ है। उस बंदे ने जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, अगर उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ग्रो किया है, अगर उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी कम्युनिटी को सर्व किया है, बगैर किसी ओहदा रखे भी सर्व किया है, तो बिल्कुल आप उसको जो है वो आप उसको सिलेक्ट करें, इलेक्ट करें, वोट करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मैंने कोशिश की है कि अपना विजन, अपना पैगाम आप तक पहुंचाऊं ताकि आप जो है वो उसमें से बेहतरीन का रिजल्ट निकाल सकें। आखिर में
में जो सबसे अहम है, जो इस टाइम इलेक्शन चल रहा है और इस इलेक्शन में जो हो रहा है उसके बारे में भी मैं 1 मिनट बात करना चाहूंगा, अगर आप मुझे अलाउ करें, ताकि ये बड़ा जरूरी है। इस इलेक्शन को महंगा कर दिया गया। मैंने आज पिछले इलेक्शन के अंदर भी कोशिश की कि इस इलेक्शन को महंगा ना किया जाए। आज भी मैंने कोशिश कर रहा हूं। आज भी मैं जो लोग इस इलेक्शन के अंदर भी आज जो तमाशे लगा के और जो मेरी कम्युनिटी को बताना चाह रहे हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि आप देखें, क्या इनको ये एहसास नहीं है कि आज हमें कितना मुश्किल वक्त दरकार है? क्या हमें इनको ये इस बात का एहसास नहीं है कि ये बाहर जो है वो तमाशे लगाए हुए हैं उन्होंने ऑफिस के बाहर, वही 150-200 बंदे को खाना खिला रहे हैं डेली। इनको ये नहीं पता कि मेरे हमसाये में बैठा हुआ शख्स जो है उसका बिजली का बिल पे नहीं हुआ, उसके बच्चों की फीस पे करने वाली है। ठीक है, क्या ये जरूरी काम नहीं है? इस इलेक्शन को महंगा ना करें। दूसरा, जो वोटिंग का एक ग्रुप्स यहाँ पे बने, उस ग्रुप्स के अंदर जो किरदार ये अदा कर रहे हैं, जो पैसा ये चला रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर जिस सोसाइटियों के अंदर ये काम कर रहे हैं, उनके जीएम्स को इन्वॉल्व किया हुआ है, उनसे कह रहे हैं कि इस इलेक्शन के अंदर असरअंदाज हो, और वो उन लोगों को, हमारे लोगों को पैसे दे के आप वोट लेना चाह रहे हैं। इस तरह से आपको वोट मिलेंगे? क्या हासिल किया आपने? तो आप लोग फैसला करें कि कौन लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर इसको बर्बाद करने जा रहे हैं, जो इस इलेक्शन के प्रोसेस को डर्टी करने जा रहे हैं। आप सब ने ये फैसला करना है, और ये आप सब जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने पिछली दफा भी इलेक्शन को महंगा किया, और इस बार जो उस बंदे जिन लोगों ने महंगा किया उसकी बाकियात जो आज मौजूद है, वो भी आज इस इंडस्ट्री को गंदा करने जा रहे हैं। ये फैसला आपने करना है, ताकि आने वाला वक्त मेरा फ्यूचर, मेरे बच्चों का फ्यूचर, मेरे इस कम्युनिटी में नए आने वाले दोस्तों का फ्यूचर आप लोगों के हाथ में है। फैसला आपने करना है अपने वोट के साथ। थैंक यू सो मच।